अध्याय 301 बंदी। झाओ हाय एक तंबू के अंदर बैठकर मटन का सूप पी रहा था और मटन खा रहा था। इस बार वे जल्दी में नहीं थे क्योंकि वे अभी अभी हरक्यूलियन बुल के पुराने शिविर से कुछ ही दूरी पर एक इलाके में पहुंचे थे। वेल्स ने सूप का पूरा कटोरा पी लिया और मटन का एक टुकड़ा खाया। तृप्ति महसूस करने के बाद उसने झाओ हाय की ओर मुड़कर पूछा, छोटे हाय, क्या तुम्हें यकीन है कि लड़ाकू सांडों ने हमें नहीं देखा? झाओ हाय ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो भाई, इतने समय बाद भी फाइटिंग बुल्स अपने शिविर से बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए उनके लिए हमें देख पाना नामुमकिन होगा। लेकिन भाई, अपना मन तैयार रखना, फाइटिंग बुल्स ने तुम्हारे कबीले के लोगों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया है। झाओ हाय ने यहीं पर बोलना बंद कर दिया। वेल्स ने झाओ हाय की ओर देखा और पूछा, लिटिल हाय, वहां कैसा है? झाओ हाय ने आह भरते हुए कहा, उन्होंने तुम्हारे कबीले के लोगों के लिए कोई तंबू नहीं लगाए, न ही उन्हें कुछ गद्देदार कपड़े दिए, और उन्हें कुछ दिनों में एक बार ही खाना खिलाया जाता था। पकड़े गए 3 लाख हरक्यूलियन बुल में से 2 लाख ही बचे हैं। वेल्स की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आई, वह खाली निगाहों से घूर रहा था, उसकी नसें उभरी हुई साफ दिखाई दे रही थी। झाओ हाय ने जल्दी से कहा, बड़े भाई, गुस्सा मत कीजिए, हम जल्द ही आपके लोगों को बचा लेंगे। वेल्स ने गहरी सांसें ली और अपनी आंखें बंद कर ली, उसे शांत होने में कुछ समय लगा। उसने झाओ हाय की ओर मुड़कर कहा, ठीक है, हम जल्द ही बदला ले सकते हैं। भाई हाय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। झाओ हाय मुस्कुराया और बोला, बड़े भाई बहुत ही विनम्र है, मैं हरक्यूलियन बुल का युवराज हूँ, क्या मुझे यही नहीं करना चाहिए? भाई, अभी कबीले के लोग एक साथ जमा हैं, बुजुर्गों को बाहरी हिस्सों में रखा गया है जबकि महिलाएं और बच्चे बीच में हैं, और बीच बीच में टहलकर एक दूसरे को गर्माहट दे रहे हैं। हालांकि कोई फाइटिंग बुल उनकी निगरानी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आगे जाकर उन्हें कुछ भोजन दे सकता हूं, अगर हथियार हो तो मैं उन्हें भी दे सकता हूं ताकि जब हम हमला करें तो वे हमारी मदद कर सकें। वेल्स ने सिर हिलाते हुए कहा, हम उन्हें खाना तो दे सकते हैं लेकिन हथियार नहीं। उन्होंने लंबे समय तक कष्ट सहा है, उनके शरीर बहुत कमजोर हो चुके हैं। अगर हम उन्हें लड़ने देंगे तो शायद उनकी मौत व्यर्थ ही हो जाएगी। इस पर मेंडेज ने सिर हिलाते हुए बीच में कहा, भाई सेवन, मैं लिटिल हाई की बात से सहमत हूँ। हमें उन्हें हथियार देने चाहिए। वे न केवल दुश्मन को मारने में मदद कर सकते हैं बल्कि आत्मरक्षा के लिए भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम युद्ध कर रहे हैं तो क्या होगा अगर फाइटिंग बुल्स हमें मारने के लिए कुछ लोगों को भेज दें? इसलिए हमें उन्हें हथियार देने चाहिए। येल ने भी सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हमें उन्हें हथियार देने चाहिए, लेकिन हम उन्हें बहुत बड़े हथियार नहीं दे सकते, कुल्हाड़ी ठीक रहेगी क्योंकि वह ज्यादा ध्यान खींचने वाली नहीं होती। ठीक है वेल्स, क्या सर्वोच्च बुजुर्ग ने बताया है कि हम कब शुरू करेंगे? वेल्स ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, परसों। हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। येल ने सिर हिलाया और कहा, रात में? वेल्स ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, रात में अचानक हमला हुआ था। येल ने फिर पूछा, क्या मास्टिफ नस्ल का बुजुर्ग कुत्ता आ गया? वहां कितने कुत्ते हैं? वेल्स ने कहा, वे आ गए, 2 आए। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मास्टिफ अपने 3 बुजुर्ग कुत्तों को भेजेंगे, लेकिन 2 का भेजना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। येल ने आगे कहा, अच्छा, कल सबको आराम करने दो और परसों हमले की तैयारी करो। वे फाइटिंग बुल्स पर अचानक हमला करना चाहते थे, इसलिए आगे बढ़ते समय वे बहुत सावधान थे कि रास्ते में किसी और कबीले से न टकराएं, ताकि फाइटिंग बुल्स को मिलने वाले फायदे कम से कम हो। उनकी योजना सही थी, लेकिन 5 लाख लोगों के साथ बिना किसी की नजर में आए घूमना चुनौतीपूर्ण था। सौभाग्य से सर्दियों में जानवर जैसे दिखने वाले लोग आमतौर पर अपने शिविरों के अंदर ही रहते हैं, इसलिए झाओ हाय ने वेल्स को कुछ बांस दिए ताकि वे आगे के क्षेत्र का सर्वेक्षण करके कुछ तंबुओं का पता लगा सके और फिर उन क्षेत्रों से बचकर निकल गए। झाओ हाय की इस मदद और उनके पिछले कारनामों को सभी हरक्यूलियन बुल्स ने दिल से स्वीकार कर लिया था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि झाओ हाय के बिना उनका जवाबी हमला संभव नहीं होगा। यह अवसर झाओ हाय ने ही उन्हें दिया था, इसलिए हरक्यूलियन बुल्स उनका बहुत सम्मान करते थे। वर्तमान हरक्यूलियन बुल कबीले में भले ही झाओ हाय एक पशुमानव नहीं था, लेकिन उसका पद एल्डर कोनी से कम नहीं था। अब जब भी झाओ उन्हें भोजन देता था, चाहे वे बूढ़े हो या जवान, सभी झाओ हाय को प्रणाम करते थे, जो उनकी गहरी कृतज्ञता का प्रतीक था। इस पर झाओ हाय ने वेल्स से कहा, बड़े भाई, बेहतर होगा कि आप मेरे साथ कबीले का कोई प्रतिनिधि भेज दें, अन्यथा चूंकि कबीले के अन्य लोग मुझे नहीं जानते, वे हंगामा कर सकते हैं और फाइटिंग बुल्स सतर्क हो सकते हैं। वेल्स जानता था कि झाओ हाय अपने बंदी कबीले के लोगों को कुछ खाना देने वाला है। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है चाचा कोनी, कृपया छोटे हाई के साथ चले, मैं अभी कुल्हाड़ी तैयार करवाता हूँ। कोनी ने विरोध नहीं किया, उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, अच्छा है, जब बात दूसरे कबीले के लोगों से जान पहचान की आती है तो मैं फायदे में हूँ, इसलिए मेरा आना सही है। इसी समय मेंडेस कुल्हाड़ी लाने के लिए तंबू से बाहर निकला। वह कुछ कुल्हाड़ियां ले आया, इतनी कि हर व्यक्ति एक कुल्हाड़ी चला सके। हालांकि ये कुल्हाड़ियां बड़ी नहीं थी, लेकिन उन ताकतवर सांडों के हाथों में ये उतनी ही भयानक साबित होती। कुछ ही देर में सारी कुल्हाड़ियां इकट्ठा करके शिविर के बीचों बीच रख दी गईं। झाओ हाय ने वेल्स की ओर देखकर कहा, ठीक है भाई, मैं अब चलता हूँ। इतना कहते ही शिविर का मध्य भाग अचानक काले कोहरे से घिर गया और झाओ हाय और कोनी को भी अपने साथ ले गया। जब काला कोहरा छटा तो वे दोनों भी शिविर से गायब हो गए। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो वे फाइटिंग बुल्स के शिविर से ज्यादा दूर नहीं थे, यह एक विशाल शिविर था। सच कहें तो यह वास्तव में हरक्यूलियन बुल का पुराना शिविर था, लेकिन अब इस पर फाइटिंग बुल्स का कब्जा हो चुका था। शिविर से इतनी नजदीक आकर कोनी को आखिरकार बाहर का नजारा दिखाई देने लगा। कोनी की आंखों में थोड़ी सी चमक आई, लेकिन झाओ हाय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। वे फिर से काले कोहरे में घिर गए और फटेहाल लोगों के एक समूह के ठीक बगल में प्रकट हुए। इन लोगों के चेहरे भावहीन थे और वे लगातार हिल डुल रहे थे।
वे लगभग बिना किसी दूरी के एक दूसरे से चिपके हुए थे। इस बार झाओ हाई ने पृथ्वी जादू का उपयोग करके उस स्थान को ऊपर उठा दिया जहां वे थे। अब वे हरक्यूलियन बुल के सभी कैदियों के समूह को देख पा रहे थे। हरक्यूलियन बुल के कैदियों के पास खुद को गर्म रखने का कोई साधन नहीं था, इसलिए कड़ाके की ठंड से बचने के लिए वे एक साथ हडल होकर गर्मी बांटते रहे और पेंगुइन के झुंड की तरह इधर उधर घूमते रहे। बाहर वाले व्यक्ति की जगह समय समय पर अंदर से कोई न कोई आ जाता था ताकि कोई भी जल्दी ठंड से न मर जाए। हालांकि उनके तरीके कारगर साबित हुए, लेकिन हर कोई कड़ाके की ठंड और बर्फीले तूफानों में जीवित नहीं रह सका। 3 लाख कैदियों में से अब केवल 2 लाख से भी कम ही बचे हैं। मरने वालों में से अधिकांश बुजुर्ग थे। शक्तिशाली बैलों के बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने बच्चों को समूह के बीच में बिठा दिया और ठंडी हवाओं से बचाने के लिए बाहर खड़े हो गए। अगर बैल कुछ खाना भेजते तो बच्चे सबसे पहले खाते। ठंड और भूख के कारण परिणामस्वरूप कई लोगों की मृत्यु हो गई। जब कोनी ने अपने कबीले के लोगों को देखा तो उसने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि मानो उन्हें चूर चूर कर दे। फिर उसने अपने कबीले के एक सदस्य के चेहरे पर थपथपाया क्योंकि वे उसे देख नहीं पाए थे, और अपनी पुरानी आवाज में बोला, कैरिक कैरिक, मैं कोनी हूं, क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? वह विशालकाय बैल जागा और अपनी आंखें घुमाने लगा। उसने कोनी की ओर देखा, मानो उसे दिखाई ही न दे। उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली, फिर अविश्वास से उन्हें जल्दी से खोल दिया। कबीले के उस सदस्य ने चारों ओर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, बुजुर्ग, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप भी पकड़े गए हैं? थोड़ी हलचल के कारण आसपास के लोगों का ध्यान नए आने वालों की ओर आकर्षित हुआ, लेकिन चूंकि सभी बुजुर्ग और शक्तिशाली बैल थे, उनमें से कुछ को पता था कि कोनी भागने में सफल रहा था और इसलिए उसे यहाँ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि अनुभवी होने के कारण उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया और कोनी और झाओ हाई को समूह के बीच में ले जाते हुए अपने काम में लगे रहे। कोनी ने कैरिक की ओर देखा और सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। इस बुरे आदमी ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, लेकिन तुम्हारा कष्ट जल्द ही समाप्त हो जाएगा। 7वें राजकुमार वेल्स कबीले में वापस आ गए हैं और नए सरदार बन गए हैं। वे हमें बदला लेने के लिए यहाँ लाए हैं। तुम्हें केवल 2 दिन इंतजार करना होगा। 2 दिन में हम फाइटिंग बुल कबीले पर हमला करेंगे। ये सरदार का सिर कलम करने की शपथ का साथी और हमारे कबीले का युवराज झाओ हाई है। वह एक शक्तिशाली जादूगर भी है और आज वह हमें यहाँ तुम्हें भोजन और हथियार देने के लिए लाया है। तुम्हें केवल 2 दिन और सहन करना होगा। कैरिक ने कोनी की ओर उत्साह से देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह उनके लिए बहुत मुश्किल समय था। वे इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वह दिन आ ही गया। इस समय तक आसमान में अंधेरा छा चुका था और लड़ाकू बैलों का शिविर बहुत शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सोने चले गए हों। ऐसे मौसम में तो ध्रुवीय भालू और विशाल बाघ भी, जिन्हें लड़ना पसंद था, आराम करने के लिए अपने शिविर के अंदर ही रहते थे। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि हरक्यूलियन बुल भाग जाएंगे। ऐसे मौसम में अगर हरक्यूलियन बुल बिना गर्म कपड़ों के भागने की कोशिश करते तो वे मैदान में जमकर मर जाते। इसलिए उन्होंने कैदियों की निगरानी के लिए किसी को नहीं भेजा, बल्कि केवल उनके अर्गली और अनाज की रखवाली के लिए किसी को भेजा। सौभाग्य से कैरिक और बाकी लोग अनुभवी योद्धा थे जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थीं। उम्रदराज और बंदी बनाए जाने के बावजूद वे तुरंत शांत हो गए, जो उनकी एक निपुणता थी। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में समूह ने अपनी शांति पुनः प्राप्त कर ली, मानो कुछ नया हुआ ही न हो। कोनी ने उनकी शांति को देखा और फिर कैरिक की ओर मुड़कर कहा, हमारी वापसी की सूचना उन्हें दे दो ताकि वे हंगामा न करें। ऐसा व्यवहार करो जैसे कुछ हुआ ही न हो। कैरिक ने सिर हिलाया, तुरंत आसपास के लोगों को संदेश दिया और आगे पहुंचा दिया। संदेश सीधा साधा था, एल्डर कोनी लौट आए हैं, बाकी कबीले के लोग भी लौट आए हैं। ये खबर एक लहर की तरह फैल गई, मानो किसी कंकड़ ने तालाब को हिला दिया हो। संदेश फैलते ही झाओ हाई ने भी भेड़ का मांस और भेड़ का सूप बांटना शुरू कर दिया। उसने ज्यादा नहीं दिया, बस आधा जिन भेड़ का मांस और 1 कटोरी सूप। वे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, उन्हें डर था कि कहीं लड़ाकू सांड सुन न ले। फिलहाल कैरिक बाकी कबीले वालों के साथ नहीं गया, बल्कि कबीले वालों की मदद करने के लिए कोनी और झाओ हाई के पीछे पीछे चल रहा था। झाओ हाई ने सबसे पहले बुजुर्गों से शुरुआत की। इनमें से कुछ बुजुर्गों को बचाना लगभग असंभव था, उन्हें भोजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कैरिक को भी झाओ हाई के जादू का पता चल गया था। उसने देखा कि झाओ हाई के हाथ में अचानक गर्म सूप का कटोरा और कुछ गर्म मटन प्रकट हो जाता था। झाओ हाई को देखकर उसे ऐसा लगा मानो वह किसी पशु देवता को देख रहा हो। झाओ हाई ने तुरंत उनके हथियार नहीं दिए, क्योंकि उसे फाइटिंग बुल्स द्वारा पकड़े जाने का डर था। उसने उन्हें केवल कुछ खाना दिया। फिर कैरिक और अन्य लोगों की आड़ में वे समूह के केंद्र की ओर बढ़े जहां महिलाएं और बच्चे थे और उन्हें भी कुछ खाना दिया। झाओ हाई को पता चला कि इस बार भोजन पहुंचाना अधिक कठिन था। मुख्य शिविर में उसे केवल प्रत्येक तंबू में भोजन भेजना होता था, लेकिन इस बार उसे एक एक करके लोगों तक भोजन पहुंचाना था। झाओ हाई सुबह तक व्यस्त रहा। सर्दी का मौसम होने के बावजूद झाओ हाई और कोनी को पसीना आ रहा था। सुबह होते होते सभी लोग गर्मा गर्म सूप पी चुके थे और गर्मा गर्म मटन खा चुके थे। फिर कोनी ने कैरिक को अपने आने जाने के साधन के बारे में बताया और झाओ हाई के साथ समूह से गायब हो गया। हालांकि कैरिक को अभी भी यहाँ ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उनके दिलों में एक प्रबल आशा है। अगर सर्दी आती है तो क्या वसंत दूर हो सकता है। 2 जब झाओ हाई और कोनी मुख्य शिविर में लौटे तो वेल्स ने अभी तक विश्राम नहीं किया था और उनका इंतजार कर रहा था। उनकी बदसूरत शक्ल देखकर वेल्स ने उनके पास पैदल जाने का फैसला किया। झाओ हाई पहले से ही थका हुआ था और कुछ शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने बस हाथ हिलाया और लेट गया। कोनी की हालत झाओ हाई से बेहतर थी, क्योंकि उसमें एक जानवर जैसी ताकत थी और उसने उस समय कबीले के लोगों को एक एक करके खाना भी नहीं दिया था। कोनी ने वेल्स की ओर सिर हिलाते हुए कहा, खाना तो दे दिया गया है, लेकिन लिटिल हाई ने पकड़े जाने के डर से उन्हें हथियार नहीं दिए। उसने फैसला किया है कि वह कल शाम के खाने के साथ हथियार भी दे देगा। मैं भी इससे सहमत हूँ। वेल्स ने सिर हिलाया और पूछा, कबीले के लोग कैसे थे?
कोनी ने उत्तर दिया, 2 लाख से भी कम लोग बचे थे। बुजुर्गों और महिलाओं सहित उनकी युद्ध क्षमता का अनुमान लगाएं तो उनकी संख्या 1.5 लाख होगी, जो अभी भी एक दुर्जय सेना है। बाकी लोग ठंड या भूख से मर गए हैं और अब मैदान में पड़े हैं। वेल्स ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, लड़ने वाले सांडो, मैं तुम्हें पीढ़ियों तक गुलाम बनाकर रखूंगा। इसी समय खर्राटे की आवाज सुनाई दी। वेल्स ने मुड़कर देखा कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह तो बस झाओ हाय था, जो थका हुआ था और सो गया था। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि यदि किसी जानवर का नाम बड़े अक्षरों में लिखा गया है तो यह उस जानवर के बीस्टमैन संस्करण को संदर्भित करता है। अध्याय 302 बदला लेने का समय। वेल्स ने झाओ हाय को गहरी नींद में सोते हुए देखा, आह भरी और मैंडेज की ओर मुड़कर कहा, छठे भाई, कृपया छोटे हाय को उसके तंबू में वापस ले जाए, लॉरा को उसकी देखभाल करने के लिए कहिए। आज उसे परेशान मत कीजिए। मैंडेज ने पूछा, लेकिन नाश्ते का क्या? वेल्स ने आह भरी और कहा, बस सबको कह दो कि आज इसे सहन कर ले। छोटा हाय बहुत थका हुआ है, इन दिनों हम सब में सबसे ज्यादा व्यस्त वही है। मेंडेज ने और कुछ नहीं कहा, उसने झाओ हाय को उठाया और बाहर चला गया। थोड़ी देर में वह झाओ हाय के तंबू में पहुंचा और लॉरा को झाओ हाय का स्वागत करने के लिए कहा। लॉरा ने झाओ हाय की हालत देखी और सोचा कि वह घायल है। उसने जल्दी से झाओ हाय को जमीन पर लिटाया और फिर धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, कय जल्दी बाहर आओ। कय का रूप प्रकट होते ही लॉरा ने तुरंत पूछा, कय ये सब क्या है? बड़े भाई हाय को क्या हुआ? कय ने झाओ हाय की ओर देखते हुए कहा, वह ठीक है, बस आराम कर रहा है। उसे बस अंतरिक्ष का पानी पीने की जरूरत है, वह ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही झाओ हाय के मुंह के सामने एक छोटी सी लता प्रकट हुई। वह मुंह के द्वार की ओर बढ़ी और फिर अंतरिक्ष का पानी लता से रिसकर झाओ हाय के मुंह में चला गया। एक घूंट पीने के बाद झाओ हाय ने अपनी आंखें खोली। उसने लॉरा को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपना सिर छूकर पूछा, क्या मैं सो गया था? झाओ हाय को देखकर लॉरा का दिल दुख से भर गया। उसने झाओ हाय की ओर देखते हुए कहा, भाई हाय, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आपको सावधान रहने की जरूरत है, अगर आप बीमार पड़ गए तो हम क्या करेंगे, ये हमें नहीं पता। झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, मैं बस 2 दिन और व्यस्त रहूंगा। अभी थोड़ी देर में हम उन्हें नाश्ता देने चलते हैं। तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें लड़ाकू सांडों ने बंदी बनाया था? 3 लाख में से 1 लाख मर गए। अब केवल 2 लाख से भी कम शक्तिशाली सांड बंदी बचे थे। वे सभी बिना गद्दे वाले कपड़े पहने हुए थे और उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वे लड़ाकू सांड बहुत ही क्रूर थे। इस बारे में बात करते हुए झाओ हाय का चेहरा उतर गया। उसने पश्चिम वंडर किंग के शिविर में और मैदानी इलाकों में कई गुलामों को देखा था, लेकिन गुलामों के साथ इस तरह का व्यवहार होते देखना उसके लिए पहली बार था। यह स्पष्ट था कि इसमें शामिल लोग हरक्यूलियन बुल्स को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। यह पहली बार था जब लॉरा ने इस घटना के बारे में सुना था, क्योंकि झाओ हाय ने उन्हें पहले कभी नहीं बताया था। अब जब उसे यह जानकारी मिली तो वह झाओ हाय को हैरानी से देखने लगी। लॉरा ने पहले भी जानवरों जैसे गुलाम देखे थे, उसने पहले भी इंसानी गुलाम देखे थे, लेकिन फाइटिंग बुल्स जिस तरह से अपने गुलामों के साथ व्यवहार करते थे वह लॉरा के लिए पहली बार था। हालांकि मनुष्य अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, फिर भी वे उन्हें अपनी मर्जी से मरने नहीं देते थे। आखिर दास भी उनकी संपत्ति थे और कोई भी अपनी संपत्ति को यूं ही फेंकना नहीं चाहेगा। मानव दासों की तुलना में पशु मानव दासों के साथ वास्तव में बेहतर व्यवहार किया जाता था, इसलिए लॉरा को उम्मीद नहीं थी कि लड़ाकू बैल हरक्यूलियन बैल के कैदियों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। वे बहुत क्रूर थे। झाओ हाय ने आह भरी, अब मैं भाई वेल्स के बदले का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। फाइटिंग बुल्स ने तो हद ही कर दी थी। छोड़ो, अब इस बारे में और बात नहीं करते। मुझे अभी नाश्ता परोसना है, उसके बाद आराम करूंगा। लॉरा ने सिर हिलाया। ये पहली बार था जब उसने मैदानी इलाकों में युद्धों की क्रूरता का अनुभव किया था। एक पराजित जनजाति की कोई गरिमा नहीं बचती, यहाँ तक कि उनका सफाया भी हो सकता है। वेल्स को नहीं लगा था कि झाओ हाय नाश्ता परोसने के लिए बाहर जाएगा। नाश्ते के बाद सभी अपने अपने तंबुओं में लौट आए। वेल्स ने झाओ हाय से कहा, छोटे हाय, तुमने थोड़ी देर और आराम क्यों नहीं किया? तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं थी, नाश्ता न कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, मैं बाद में आराम कर लूंगा, समूह को अभी पूरा करना है, कोई बड़ी बात नहीं है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूं, आज मुझे मत ढूंढना। वेल्स ने सिर हिलाया, फिर झाओ हाय अपने तंबू में लौट गया। वेल्स ने झाओ हाय की पीठ को जाते हुए देखा और मन ही मन बुदबुदाया, चिंता मत करो छोटे हाय, बड़े भाई जरूर कामयाब होंगे। जब आसमान अंधेरा होने लगा तो झाओ हाय अंतरिक्ष से बाहर निकला। वह अच्छी तरह से आराम कर चुका था, लेकिन झाओ हाय को यह नहीं पता था कि जब वह सो रहा था तब पूरा शिविर एकदम शांत था। शाम को झाओ हाय ने कबीले के लोगों को भोजन कराया और फिर कोनी के साथ कैदियों के पास गया। उसने पकड़े गए वीर बैलों को भोजन और हथियार दिए। ये कल की तैयारी थी जब शाम को हमला शुरू होना था। झाओ हाय और कोनी ने उन्हें कल शाम होने वाले हमले की खबर दी और उन्हें सलाह दी कि वे उस समय से पहले शिविर से निकल जाएं। रात बीत गई क्योंकि भोजन वितरित किया गया। फिर झाओ हाय शिविर में लौट आया और दूसरे समूह को नाश्ता दिया, जिसके बाद उसने आराम किया। कोनी को यह नहीं पता था कि जब झाओ हाय कैदियों को खाना देता था तो वह दिए गए सूप में कुछ जीवंदाई तरल पदार्थ भी मिला देता था, जिससे इन लोगों को ठीक होने में मदद मिलेगी। क्योंकि उन्हें आज रात ही कार्रवाई करनी थी, इसलिए भोजन उसी समय देने के बजाय कबीले के लोगों को भेड़ के मांस का एक अतिरिक्त हिस्सा दिया गया, ताकि वे शाम होने तक वहीं रुककर इंतजार कर सके और भूखे न रहें। दिन के समय शिविर में सन्नाटा पसरा रहता था। वे चाहते थे कि झाओ हाय को ठीक से आराम मिले। वे शोर मचाने से भी डरते थे क्योंकि इससे लड़ाकू सांड सतर्क हो सकते थे। सौभाग्य से लड़ाकू सांडों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। शायद पूरे मैदानी इलाके में केवल हरक्यूलियन बुल्स जैसे पागल लोग ही इस समय बदला लेने की हिम्मत करेंगे, कोई और इतने भयानक मौसम में युद्ध नहीं छेड़ेगा।
जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, हरक्यूलियन बुल शिविर में मौजूद लोग हरकत में आने लगे। वे अपने घोड़ों के साथ चुपचाप बाहर खड़े थे। सभी लोग बीच में खड़े वेल्स को शांति से देख रहे थे। वेल्स ने आकाश में चांद की ओर देखा। कुछ क्षण बाद उसने अपने कबीले के लोगों की ओर मुड़कर कहा, मेरे लोगों, बदला लेने का समय आ गया है। इतना कहकर वह अपने घोड़े से उतरा और धीरे धीरे हरक्यूलियन बुल के शिविर की ओर चल पड़ा। अन्य सभी शक्तिशाली बैल भी अपने घोड़ों से उतर गए। वे चुप रहे। शोर मचाने और लड़ाकू बैलों को सतर्क करने के डर से वे तेजी से नहीं हिले, लेकिन उनकी आंखों में भयंकर दृष्टि थी। उन्होंने अपने हथियारों को कसकर पकड़ रखा था और दांत भींच रहे थे। उनके चेहरे पर भावहीनता थी, मानो वे ठोस पत्थर हो। झाओ हाय और लॉरा जेनोमॉफ के शरीर के अंदर बैठे थे। येल भी अंदर था और हालांकि अंदर मेज पर चाय थी, येल ने अभी पीने के बारे में नहीं सोचा था। वह शिविर की स्थिति पर ध्यान दे रहा था। 2 हरक्यूलियन बुल्स भी शिविर के आसपास के इलाके से भली भांति परिचित थे। वे यहाँ के हर कोने कोने को जानते थे, क्योंकि हजारों वर्षों से वे यहीं निवास करते आए थे, यहीं पैदा हुए थे और यहीं मरेंगे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें इस जगह से बेदखल कर दिया जाएगा और इसे वापस पाने के लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा। बर्फ से ढकी जमीन के कारण सेना बहुत धीरे धीरे फाइटिंग बुल के शिविर की ओर बढ़ी और इसी वजह से वे छुपकर आगे बढ़ने में कामयाब रहे। वेल्स सबसे आगे था, उसके बाद कबीले के युवा योद्धा, फिर बुजुर्ग, महिलाएं और अंत में बच्चे थे। झाओ हाई की मरे हुए सैनिकों की सेना भी समूह के साथ थी और उसका नेतृत्व केवल वही कर रहा था, क्योंकि वेल्स मरे हुए सैनिकों का नेतृत्व नहीं कर सकता था। जैसे जैसे शिविर नजदीक आता गया, वेल्स की हरकतें और भी सतर्क होती गईं। शिविर से लगभग 500 मीटर दूर पहुंचकर वेल्स ने अचानक युद्ध घोष किया और अपने घोड़े पर सवार होकर शिविर की ओर दौड़ पड़ा। बाकी लोग भी अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वेल्स के पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में जलती हुई मशाल पकड़ी हुई थी। जब वे शिविर की ओर बढ़े तो उन्होंने शिविर के ठीक बीचों बीच से होकर जाने का रास्ता चुना, जहां एक विशाल तंबू लगा हुआ था। यह जानना जरूरी है कि इस शिविर को समझने के लिए हरक्यूलियन बुल्स फाइटिंग बुल्स से कहीं अधिक कुशल थे। फाइटिंग बुल्स स्पष्ट रूप से घबरा गए और पूरे शिविर में दहशत फैल गई। फाइटिंग बुल्स ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि हरक्यूलियन बुल्स इस समय पलटवार करेंगे। यह जानना जरूरी है कि हरक्यूलियन बुल्स के शिविर पर लगभग 2 महीने पहले ही कब्जा किया गया था और फाइटिंग बुल्स ने उनका सारा सामान लूट लिया था। उन्हें लगा था कि हरक्यूलियन बुल्स सर्दियों में जीवित रहने की चिंता में इतने मशगूल होंगे कि पलटवार के बारे में सोचेंगे ही नहीं। इसी वजह से फाइटिंग बुल्स ने अपनी सतर्कता कम कर दी, जिससे वेल्स को भारी लाभ मिला। वेल्स की टीम इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी। वे रस्सी, एक मशाल और अपने हथियार साथ लाए थे। 2 ताकतवर बैल रस्सियों से तंबू को खींचकर गिरा देंगे और जैसे ही निवासी बाहर भागेंगे, उनका सामना कुल्हाड़ियों से होगा। पूरे शिविर में चारों ओर से आग की लपटें उठ रही थीं। दृश्य लगभग कयामत के दिन जैसा था। झाओ हाई ने हमले में हिस्सा नहीं लिया। वह किनारे पर खड़े होकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। उन्हें पता था कि इस समय वेल्स नहीं चाहेगा कि वह हस्तक्षेप करे, उनके दुश्मनों से निपटना उन्हीं का काम है। इस समय शिविर के अंदर 2 गर्जनाएं सुनाई दी। झाओ हाई का चेहरा बदल गया, क्योंकि वह समझ गया था कि ये गर्जनाएं केवल 9वें दर्जे के विशेषज्ञों द्वारा ही की जा सकती हैं। इस बार शिविर से कुछ ही दूरी पर 9वें रैंक के एक विशेषज्ञ की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। एक फ्लेयर ऊपर उठा और झाओ हाई ने शिविर से 2 शरीरों को उड़ते हुए देखा। एक लंबा और विशाल व्यक्ति था, जबकि दूसरा काफी छोटा था। पहला व्यक्ति फाइटिंग बुल कबीले का 9वें दर्जे का विशेषज्ञ था, जबकि दूसरा स्पष्ट रूप से एक मानव 9वें दर्जे का विशेषज्ञ था। झाओ हाई को यह उम्मीद नहीं थी कि मानव विशेषज्ञ वास्तव में फाइटिंग बुल शिविर छोड़कर नहीं गया था। ऐसा लगता है कि बेल से मिली जानकारी में कुछ त्रुटियां थीं। हालांकि झाओ हाई को ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि हरक्यूलियन बुल के 9वें रैंक के सुप्रीम एल्डर के अलावा उन्होंने फाइटिंग बुल से निपटने में मदद करने के लिए मास्टिफ्स से 2 9वें रैंक के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया था। 3 बनाम 2 की स्थिति में हरक्यूलियन बुल्स को काफी फायदा हुआ। अध्याय 303 सरदार भाग जाता है। 9वें दर्जे के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई का फैसला सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं होता था। याद कीजिए उस समय की बात जब 9वें दर्जे के 2 शक्तिशाली बैल सर्वोच्च बुजुर्ग 9वें दर्जे के लड़ाकू बैल विशेषज्ञ और 9वें दर्जे के मानव विशेषज्ञ से लड़ रहे थे। तब उन 2 शक्तिशाली बैलों में से एक की मृत्यु हो गई थी, जबकि दूसरा घायल हो गया था। इसलिए इस बार परिणाम के बारे में कोई निश्चित नहीं था। दरअसल अगर 9वें दर्जे का कोई विशेषज्ञ सचमुच जीवित रहना चाहता है, तो घायल होने के बावजूद भी वह अपने ही दर्जे के 2 विशेषज्ञों के हमले से बच निकल सकता है। उसे तभी मारा जा सकता है जब 3 विशेषज्ञ उसे घेर लें। ठीक इसी कारण से मास्टर्स ने हरक्यूलियन बुल्स की सहायता के लिए 2 9वें रैंक के योद्धाओं को भेजा। तभी वे फाइटिंग बुल्स के 9वें रैंक के विशेषज्ञ का सही मायने में सफाया कर सकते थे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इस बार कोई 9वें रैंक के लड़ाकू बैल को भागने में मदद करेगा। हरक्यूलियन बुल्स के लिए यह एक दुविधा थी। इन दोनों का भाग जाना हरक्यूलियन बुल्स के लिए अच्छा नहीं होता, खासकर 9वें रैंक के लड़ाकू बैल का। अगर वह भाग जाता तो लड़ाकू बैल कबीले के लिए फिर से उठ खड़े होने का मौका मिल जाता। इसलिए जब झाओ हाई और येल ने 9वीं रैंक के दोनों सैनिकों को देखा तो उनके चेहरे उतर गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह लड़ाई हरक्यूलियन बुल्स के लिए क्या मायने रखती है। अगर उन्होंने कोई भी कमी छोड़ी तो भविष्य में परेशानी खड़ी हो जाएगी। येल के चेहरे का भाव बदल गया। 9वें दर्जे का इंसान अभी भी यहाँ क्यों है? ये तो मुसीबत खड़ी कर देगा। झाओ हाई का चेहरा भी बेहद अप्रिय था। उन्होंने कहा, यह वाकई परेशानी वाली बात लग रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी जानकारी सही निकली। लगता है यह विशेषज्ञ अभी अभी फाइटिंग बुल्स में लौटा है। हम तो फिर उसे यहीं हमेशा के लिए रहने दो। येल ने आह भरते हुए कहा, यह आसान नहीं होगा। फाइटिंग बुल सुप्रीम एल्डर की ताकत साधारण है, उनकी शक्ति उनके ब्रेकर थ्रू से पहले वाले सुप्रीम एल्डर के बराबर ही है। लेकिन यह 9वें रैंक का इंसान बहुत ताकतवर है। वह हरक्यूलियन बुल के सुप्रीम एल्डर से कुछ कदम आगे है, वरना वह दूसरे 9वें रैंक के हरक्यूलियन बुल को हरा नहीं पाता। झाओ हाई ने ठंडे स्वर में कहा, शुरू में तो मैंने दखल देने का सोचा ही नहीं था।
किसी इंसान का किसी जानवर की लड़ाई में हस्तक्षेप करना बड़े भाई का मजाक उड़ाने का कारण बनता, लेकिन लगता है कि मदद न करना ही बेहतर होगा। झाओ हाई ने हाथ हिलाकर झाओ वेन को छोड़ दिया और उसे 9वें दर्जे के इंसान से निपटने के लिए कहा। झाओ वेन हिली और जेनोमॉर्फ के अंदर से गायब हो गई। फिर झाओ हाई ने बड़ी संख्या में खून चूसने वाले मच्छरों को छोड़ना शुरू कर दिया। ये दूसरी बार था जब उसने इन मच्छरों का इस्तेमाल किया था। पिछली बार उसने इन्हें पश्चिम वंडर किंग की सेना के हमले के दौरान छोड़ा था। इस बार मच्छरों की भूमिका कहीं अधिक सीधी होगी, अब वे सीधे फाइटिंग बुल्स से मुकाबला करेंगे। इन छोटे छोटे खून चूसने वाले मच्छरों को कम मत समझिए, अगर इनकी संख्या काफी बढ़ गई तो ये महाद्वीप पर एक भयानक आपदा बन सकते हैं। और अंधेरी रात में खून चूसने वाले ये छोटे मच्छर हथियारों की तरह होते हैं। अंधेरे के कारण लोगों की दृष्टि प्रभावित होती है, इसलिए इस समय मच्छरों से बचाव करना असंभव होता है। येल ने झाओ हाई की हरकत देखी और हैरानी से उसकी ओर देखा। सारे मच्छरों को छोड़ने के बाद झाओ हाई ने येल की ओर मुड़कर कहा, श्रीमान येल, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने छोटी वेन को बड़े भाई की मदद के लिए भेजा है। छोटी वेन भी 9वें दर्जे की विशेषज्ञ है, 9वें दर्जे की जादुई जीव विशेषज्ञ है। मुझे विश्वास है कि वह आपकी मदद करेगी। येल ने झाओ हाई को हैरानी से देखा, क्या मतलब तुम्हारे पास 9वें दर्जे की विशेषज्ञ मौजूद है और वो तुम्हारे आदेश मानती है? येल बेवकूफ नहीं था, वो जानता था कि 9वें दर्जे के विशेषज्ञ कितने शक्तिशाली होते हैं। और वो समझ गया था कि झाओ हाई जिस 9वें दर्जे की विशेषज्ञ की बात कर रहा है वो क्रिस्टल जैसे दिखने वाला जादुई जीव है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि झाओ हाई के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो 9वें दर्जे की विशेषज्ञ से बात नहीं कर रहा हो बल्कि किसी अधीनस्थ से बात कर रहा हो। येल के सवाल सुनने के बाद झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप कह सकते हैं कि झाओ वेन मेरे आदेशों का पालन करती है, लेकिन वह मेरी अधीनस्थ नहीं बल्कि परिवार की सदस्य है। येल झाओ हाई को देखकर दंग रह गया। वो जानता था कि 9वें दर्जे के विशेषज्ञ का क्या महत्व होता है। हरक्यूलियन बुल जनजाति में अपने चरम उत्कर्ष पर भी केवल 3 9वें दर्जे के विशेषज्ञ थे। औसतन उनकी एक पीढ़ी में 2 9वें दर्जे के विशेषज्ञ होते थे, लेकिन अब जब वे इस विकट स्थिति में थे तो उनके पास केवल एक ही बचा था। 9वें दर्जे के विशेषज्ञ का प्रभाव सरदार से भी अधिक होता है। यदि 9वें दर्जे के विशेषज्ञ की कोई राय होती तो सरदार को उसे अवश्य सुनना पड़ता था। हालांकि झाओ हाई के पास वास्तव में एक 9वें दर्जे का विशेषज्ञ था जो उसकी बात सुनता था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि झाओ हाई किसी भी समय दुश्मन से निपटने के लिए 9वें दर्जे के विशेषज्ञ को तैनात कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, केवल विकट परिस्थितियों में ही वह 9वें दर्जे के विशेषज्ञ से कार्रवाई करने का अनुरोध करता था। इसी समय वेल्स ने शिविर पर धावा बोल दिया। लड़ाकू बैल स्पष्ट रूप से अप्रस्तुत थे, वे घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। कुछ भागना चाहते थे, कुछ वास्तव में लड़ना चाहते थे। लेकिन जो लड़ना चाहते थे उन्हें अपने घोड़े नहीं मिले और जो भागना चाहते थे उन्हें अपने परिवार के सदस्य नहीं मिले। इससे शिविर में अफरा तफरी मच गई। ऐसी परिस्थितियों में फाइटिंग बुल्स खुद को संगठित नहीं कर पाए। हालांकि वेल्स उस क्षेत्र में नहीं रुके। उनका लक्ष्य एक बड़ा कदम उठाना था ताकि हरक्यूलियन बुल्स का मनोबल बढ़ाया जा सके। अब उन्हें दुश्मन के मनोबल को ठेस पहुंचानी थी। एक बार जब उनका मनोबल टूट जाता तो वे बिखर जाते। लड़ाकू बैल आपस में अव्यवस्थित और असामंजस्यपूर्ण स्थिति में थे, वहीं दूसरी ओर शक्तिशाली बैल एक तीखे चाकू की तरह थे। रेत भी तलवार को नहीं रोक सकती। वेल्स बीच में स्थित सुनहरे तंबू की ओर बढ़ रहा था। सुनहरा तंबू जल्द ही नजर आया और वेल्स अपने दुश्मन लड़ाकू बैल सरदार को देख सका। सरदार की तरफ लगभग 1000 पहरेदार पूरी तरह से रक्षा के लिए तैयार खड़े थे। अपने शत्रु से सामना होते ही वेल्स बेहद क्रोधित हो गया और तुरंत दहाड़ते हुए लड़ाकू बैल सरदार पर हमला बोल दिया। लड़ाकू बैल सरदार ने भी वेल्स को देखा और उसके चेहरे पर भय की एक झलक दिखाई दी जो बाद में निर्मम भाव में बदल गई। लड़ाकू बैल सरदार ने अपनी तलवार लहराई और वेल्स की ओर बढ़ने लगा। उसके दोनों ओर फाइटिंग बुल्स के कुलीन सैनिक चल रहे थे। उनके हाथों में सोने से जड़ी शुद्ध धातु की गदाएं थी जिन्हें फाइटिंग बुल्स ने बनाया था। वे सरदार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कृपान की तुलना में कहीं अधिक घातक थी। दोनों पक्षों की घुड़सवार सेनाएं ऐसे टकराई मानो दो अलग अलग दिशाओं से आती बाड़ें आपस में टकरा रही हो। जोरदार धमाके के साथ दोनों लहरें एक दूसरे से जा टकराईं, लेकिन पानी के छलकने के बजाय कटे हुए अंग और खून बाहर निकले। दोनों पक्षों के बीच कभी न सुलझने वाली दुश्मनी थी, लेकिन एक पक्ष का मनोबल बुलंद था जबकि दूसरा पक्ष जी जान से लड़ रहा था। इस लड़ाई का रोमांच वेल्स की कल्पना से परे था। केवल 1000 सैनिकों के साथ वेल्स को रोकना असंभव था, लेकिन सरदार और कुलीन वर्ग की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। उनमें से सबसे कमजोर सैनिक 6ठे दर्जे के थे और सबसे ताकतवर सैनिक 8वें दर्जे के थे। ऐसे 1000 सैनिकों के समूह के लिए उनकी युद्ध क्षमता आश्चर्यजनक ही थी। जब वेल्स के आक्रमण को कुछ झटके लग रहे थे तभी फाइटिंग बुल्स के बाएं और दाएं दोनों ओर हलचल मच गई। इस अफरा तफरी के बीच वेल्स ने किसी तरह हलचल पर एक नजर डाली। उसने देखा कि फाइटिंग बुल्स के घुड़सवारों के 2 समूह दोनों ओर से हमला कर रहे थे और फाइटिंग बुल्स के सरदार की ओर बढ़ रहे थे। दोनों घुड़सवारों की चाल देखकर ऐसा लग रहा था कि वे झाओ हाई के मरे हुए सैनिक थे। दोनों घुड़सवार समूहों में कुल 7000 योद्धा थे। अमर सैनिकों के इस आक्रमण को रोकना बेहद मुश्किल था। इसका कारण ये था कि वे न तो मृत्यु से डरते थे, न ही चोटों से। वे रक्षा को त्याग कर सीधे आक्रमण करते थे। इस प्रकार के शत्रु युद्ध क्षेत्र में अत्यंत भयावह होते थे। फिलहाल लड़ाकू बैल सरदार बेहद हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़ाकू बैलों की घुड़सवार सेना उस पर हमला क्यों कर रही है। इतना ही नहीं, ये लड़ाकू बैल मौत से भी नहीं डरते थे। उसने देखा कि कैसे गदाओं से पीट पीट कर उन्हें घोड़ों से गिरा दिया गया। सीने बुरी तरह टूट गए, फिर भी वे रेंगते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़े। वे वाकई बहुत डरावने थे। फाइटिंग बुल का सरदार एक समझदार व्यक्ति था। उसकी शक्ति केवल 7वें दर्जे की थी, इसलिए वह युद्ध के मोर्चे पर नहीं जाता था। लेकिन इस बार उसे डर सता रहा था। उसे लगा कि वह सचमुच उन राक्षसों के हाथों मारा जा सकता है, इसलिए वह तुरंत भागने के लिए मुड़ गया। सरदार के भाग निकलने पर उसके पहरेदार उसे हैरानी से देखते रह गए।
उन पशु पुरुषों के लिए भागना एक शर्मनाक काम था और इसी वजह से भागने में कामयाब होने के बाद भी हरक्यूलियन बुल का मनोबल पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि उनके मन में वे खुद को काया और शर्मनाक भगोड़ा समझते थे। लेकिन इसी वजह से जब वेल्स ने बदला लेने की बात कही तो उन्होंने अपनी शर्म मिटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। शुरुआत में वे इसलिए भाग गए क्योंकि उनके पास कोई सेनापति नहीं था, लेकिन अब जब उनके पास सेनापति है तो चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, वे अपना खोया हुआ गौरव वापस हासिल कर लेंगे। लेकिन फाइटिंग बुल सरदार का भाग निकलना एक अलग ही बात थी। वह एक नेता था, यह एक अलिखित नियम था कि नेता से पहले सभी को भाग निकलने का अधिकार होना चाहिए। इससे पहले इसी शिविर में वेल्स का दूसरा भाई पॉल फाइटिंग बुल घुड़सवारों से घिरकर मारा गया था। बचने की कोई उम्मीद न होने के बावजूद भी वह लड़ा और अपने साथियों के साथ शहीद हो गया। बीस्टमैन के लिए ऐसा व्यक्ति सम्मान के योग्य होता है जो फाइटिंग बुल सरदार से बिल्कुल अलग था, जिसने बहुत शर्मनाक काम किया। उसने न केवल खुद को बल्कि पूरे फाइटिंग बुल कबीले को शर्मिंदा किया। पहरेदार अपने सरदार को स्तब्ध होकर देख रहे थे, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब वे हक्का बक्का रह गए थे तभी मरे हुए लोगों की घुड़सवार सेना आ गई और तुरंत ही उस समूह को हरा दिया। वेल्स ने भागते हुए सरदार को देखा और तुरंत आदेश दिया, लड़ाकू बैल का सरदार भाग गया है, उसे मत जाने दो, उसका पीछा करो। उसके बगल में खड़े पहरेदारों ने भी चिल्लाकर कहा, लड़ाकू बैल का सरदार भाग गया है, उसे भागने मत दो, उसका पीछा करो। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। जब प्रतिरोध कर रहे लड़ाकू सांडों ने इन्हें सुना तो वे जम गए। जब उन्होंने सुनहरे तंबू की ओर देखा तो वे अविश्वास से भर गए। उनके सरदार की परछाई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और उनके राजा का झंडा भी जमीन पर गिरा हुआ था। अध्याय 304 परम हथियार। बीस्टमैन के लिए युद्ध ध्वज अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उनका युद्ध ध्वज उनकी जाति का गौरव था, यह उनके जीवन के समान ही महत्वपूर्ण था। एक बीस्टमैन अपने युद्ध ध्वज को नष्ट होने देने की बजाय अपना जीवन बलिदान करना पसंद करता था। अब जब उनका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध ध्वज काटकर जमीन पर गिरा दिया गया था तो लड़ाकू सांडों को लगा मानो आसमान ही ढह गया हो, उनका मनोबल टूट गया था। कई लड़ाकू सांडों को प्रतिरोध छोड़ते हुए देखा जा सकता था, वे बस वहीं खड़े रहे जबकि शक्तिशाली सांड उन्हें काटकर मार रहे थे। कुछ मुड़कर मैदानों की ओर भागे, लेकिन ऐसे मौसम में और साथ ही कुछ भी साथ न होने के कारण मैदान की ओर भागना आत्महत्या के समान था। वेल्स को यह उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही क्षणों की लड़ाई के बाद लड़ाकू सांड इतनी जल्दी हार मान लेंगे। अन्य शक्तिशाली सांडों ने तुरंत अपने हथियार लहराए और भागते हुए लड़ाकू सांडों का पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा हुआ, फिर भी लड़ाई जारी रही क्योंकि उनके सरदार के भाग जाने की खबर अभी तक उन तक नहीं पहुंची थी, इसलिए कई लड़ाकू बैल अभी भी डटे हुए थे। वे प्रतिरोध तो कर रहे थे लेकिन अव्यवस्थित थे और यह संघर्ष व्यर्थ ही प्रतीत हो रहा था। लड़ाई सुबह तक चलती रही। इस समय तक लड़ाकू सांडों का प्रतिरोध कमजोर पड़ चुका था। कुछ लड़ाकू सांड भाग गए लेकिन उनके गुलाम भाग नहीं पाए। उन्हें यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने वहीं रहकर शक्तिशाली सांडों के गुलाम बने रहने का फैसला किया। शक्तिशाली सांडों ने उन्हें मारा भी नहीं, वे बस गुलाम थे, मानो उनकी मिल्कियत बदल गई हो। जैसा कि गुलामों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। शक्तिशाली बैलों को उनकी कोई परवाह नहीं थी। वे गुलामों को लगभग भूल ही गए थे क्योंकि वे लड़ाकू बैलों का पीछा करने में व्यस्त थे। जब भी कोई शक्तिशाली बैल किसी लड़ाकू बैल को देखता, चाहे वे औरतें हो या बच्चे, वे अपने अत्यधिक क्रोध के कारण पूरे परिवारों को मार डालते थे। लेकिन वेल्स ने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वह थी बंदी लड़ाकू सांडों का वह समूह। जब वे मुख्य शिविर पर हमला कर रहे थे तो बंदी सांडों का वह समूह भी भागते हुए लड़ाकू सांडों के समूहों को रोकने के लिए आगे बढ़ा। वे भागते हुए लड़ाकू सांडों को रोकते और तुरंत उन पर अपनी कुल्हाड़ियां फेंककर उन्हें मार डालते। फिर वे मरे हुए लड़ाकू सांडों की ओर दौड़ते और उनके शवों से हथियार लूटते हुए अपनी कुल्हाड़ियां वापस ले लेते, जिसके बाद वे दूसरे समूह की तलाश में आगे बढ़ जाते। उस शाम उन्होंने छोटे बड़े 30 लड़ाकू सांडों के समूहों को खत्म कर दिया। उनके द्वारा मारे गए लोगों की कुल संख्या 10,000 तक पहुंच गई, जो वेल्स की उम्मीदों में बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चूंकि इन कैदियों ने कई दिनों तक कष्ट सहा है, इसलिए उनके शरीर में लड़ने की ताकत नहीं बची होगी। लेकिन वास्तव में उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ये बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे। ये वाकई सराहनीय था। वेल्स जानता था कि इन लोगों की वर्तमान युद्ध शक्ति का कारण झाओ हाय था। उसने कैदियों द्वारा खाए जाने वाले मटन सूप में जीवनदायी तरल पदार्थ मिलाया था, जिससे वे जल्दी ठीक हो गए। कुछ बुजुर्गों में तो बंदी बनाए जाने से पहले की तुलना में अधिक शक्ति आ गई थी। झाओ हाय ने पीछा करने में भाग नहीं लिया। वह उस स्थान पर गया जहां फाइटिंग बुल्स ने अपना सारा सामान रखा हुआ था और उसकी रखवाली करने लगा। उसे डर था कि हताशा में आकर कुछ फाइटिंग बुल्स यहां आकर सामान जला देंगे। इस निर्णय के कारण झाओ हाय ने खून चूसने वाले मच्छरों को अन्य लड़ाकू बैलों को मारने नहीं दिया, बल्कि उन्हें भंडारगृह की रक्षा करने का आदेश दिया। साथ ही झाओ हाय ने अपने मरे हुए सैनिकों को शिविर में लगी आग बुझाने और मरे हुए लड़ाकू बैलों को मरे हुए सैनिकों में बदलने का काम सौंपा। शाम ढलने तक झाओ हाय 3 लाख लड़ाकू बैलों को मरे हुए में बदलने में कामयाब हो चुका था। महिलाओं और बच्चों सहित लड़ाकू सांडों की संख्या लगभग 8 लाख थी और अब इनमें से 3 लाख लोग मरे हुए बन चुके थे, जिनमें से अधिकांश वयस्क पुरुष और महिलाएं थीं। ये वे लोग थे जिन्होंने हथियार उठाकर प्रतिरोध किया और शक्तिशाली सांडों के मुख्य निशाने बन गए। इस युद्ध में किसी भयावह त्रासदी की कल्पना की जा सकती थी। शिविर की जमीन खून से लथपथ थी। जेनोमॉर्फ के अंदर बैठी लौरा का चेहरा पीला पड़ गया था। झाओ हाय की उम्मीदों के विपरीत जब वह भंडारगृहों की रक्षा कर रहा था, तभी फाइटिंग बुल के भगोड़ों ने उस पर हमला कर दिया। पूरी शाम में उसने फाइटिंग बुल के उन सैनिकों के लगभग 1 दर्जन हमलों को गिना जो भंडार को जलाना चाहते थे, लेकिन अंत में वे सफल नहीं हुए। ये लब झाओ हाय की बहुत प्रशंसा करता था। जब सभी लोग लड़ाकू सांडों का पीछा कर रहे थे तब झाओ हाय महत्वपूर्ण भंडारगृह की रक्षा के लिए वहीं रुका रहा। अब अगर पूरा शिविर नष्ट भी हो जाए तो भी वे इसे दोबारा बना सकते थे।
भोर होते होते शिविर में लड़ाई आखिरकार रुक गई। दूर दूर तक कोई भी लड़ाकू बैल नजर नहीं आ रहा था। चाहे जवान हो या बूढ़ा, कोई भी नहीं बचा था। अब झाओ हाई के पास लगभग 4 लाख मरे हुए सैनिक थे। यहाँ तक कि जो लड़ाकू बैल बच निकले थे वे भी नहीं बचेंगे, वे आने वाले भीषण मौसम में जीवित नहीं रह पाएंगे। झाओ हाई वहां से नहीं गया। वह शिविर के चारों ओर घूमता रहा और वेल्स के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए सभी लड़ाकू सांडों को मरे हुए लोगों में परिवर्तित करता रहा। उसे विश्वास था कि वेल्स जल्द ही लौट आएगा। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वेल्स भागते हुए लड़ाकू सांडों का 3 दिनों तक पीछा करता रहेगा। इन 3 दिनों में वे पूरी तरह से दूध की शराब पर निर्भर रहे। दूध की शराब खत्म होने और नशा उतरने के बाद समूह शिविर में वापस लौट आया। हालांकि झाओ हाई ने इन 3 दिनों का फायदा उठाकर पुराने शिविर का पुनर्निर्माण कर लिया। अब झाओ हाई के सैनिकों के अलावा लगभग 2 लाख हरक्यूलियन बुलबंदी भी शिविर के अंदर मौजूद थे। उन्होंने फाइटिंग बुल्स का पीछा नहीं किया क्योंकि उनके पास सवारी करने के लिए कोई वाहन नहीं थे। कैदियों को झाओ हाई से भोजन मिलता था, इसलिए वे उसे पहले से जानते थे। झाओ हाई के आदेश पर उन्होंने पूरे शिविर का पुनर्निर्माण किया और सामूहिक अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए सभी मृत हरक्यूलियन बुल्स को इकट्ठा किया। शिविर की जमीन खून से लाल हो गई थी, लेकिन जून की सर्दी का मौसम था, इसलिए खून जम जाने के कारण उसे साफ करना बहुत मुश्किल था। लेकिन यह भी स्पष्ट था कि हरक्यूलियन बुल्स ने इन खून के धब्बों को साफ करने की कोई योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने बस अपने तंबू दोबारा बनाए और अपने कबीले के लोगों के शवों को साफ किया। जब वेल्स शिविर में लौटा तो लाशों और खून के अलावा जगह पूरी तरह से साफ कर दी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कुछ खास हुआ ही न हो। शिविर में एक बड़ा कड़ाहा रखा था जिसमें मटन का सूप और दूध वाली शराब तैयार थी। वेल्स जब लौटा तो उसने तुरंत थोड़ी दूध वाली शराब पी, थोड़ा मटन खाया और गर्मागर्म मटन का सूप पिया। वेल्स और बाकी लोग थक चुके थे। मटन खाने और सूप पीने के बाद वे तुरंत पूरे दिन और रात सो गए। लगभग उसी समय जब वे जाग रहे थे, झाओ वेन भी लौट आई थी। वह अपने साथ 9वें रैंक के मानव विशेषज्ञ का शव भी लाई थी। उसे अमर प्राणी में बदलने के बाद झाओ हाई ने पुष्टि की कि वह वास्तव में रेडियंट चच से था, एक परम हथियार जिसे रेडियंट चच ने बचपन से प्रशिक्षित किया था। रेडियंट चच लंबे समय से इस अल्टीमेट वेपन प्रोग्राम को चला रहा था। उनकी योजना कुछ प्रतिभाशाली बच्चों का चयन करके उन्हें कठोर प्रशिक्षण देने के साथ साथ मृत्यु के करीब के अनुभव कराने की थी। इन बच्चों का एकमात्र उद्देश्य विशेषज्ञ बनना था। 8वें और 9वें दर्जे के विशेषज्ञ जो इस मानदंड को पूरा नहीं कर पाते थे, उन्हें मार दिया जाता था। 9वें रैंक के सदस्यों को तैयार करना आसान काम नहीं था, इसलिए इतने वर्षों के बाद आखिरकार इस कार्यक्रम के तहत 3 9वें रैंक के सदस्य ही तैयार हो पाए। लेकिन उन्होंने जितने 8वें रैंक के सदस्य हासिल किए, उनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। ये भी चच की ताकत के स्तंभों में से एक था। इस बार फाइटिंग बुल का सहायक चच द्वारा निर्मित 9वें रैंक का अल्टीमेट वेपन था और वह एक फायर मेज था। लेकिन अंत में झाओ हाई ने उसे एक इंडेड में बदल दिया, जिससे झाओ हाई के स्टाफ को अग्नि तत्व की जादुई शक्तियां प्राप्त हो गईं। अब झाओ हाई की भूतिया छड़ी प्रकाश, अंधकार, पृथ्वी और अग्नि तत्वों की जादूगरी कर सकती है। उसे केवल जल और वायु तत्वों की आवश्यकता है ताकि वह एक सर्वगुण संपन्न जादूगर होने का दिखावा कर सके। दुर्भाग्यवश झाओ हाई इस व्यक्ति से ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर सका क्योंकि वह चच का महज एक मोहरा था। भला किसी औजार को अपनी योजनाएं क्यों बताएगा। मोहरों को इतनी जानकारी की जरूरत नहीं होती, जब तक वे मार सकते हैं तब तक उनका काम चल जाता है। और जाहिर तौर पर इस बार फाइटिंग बुल्स में उसका आना महज एक संयोग था। इस बार वह फाइटिंग बुल्स को यह बताने आया था कि हरक्यूलियन बुल्स मास्टिफ्स की ओर भाग गए हैं और मास्टिफ्स पर दबाव बनाने आया था ताकि वे हरक्यूलियन बुल्स को अपने यहाँ न आने दें। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि हरक्यूलियन बुल्स पलटवार करेंगे और अंततः झाओ वेन के हाथों मारे गए। झाओ वेन से झाओ हाई को यह भी पता चला कि लड़ाकू बैलों के सर्वोच्च बुजुर्ग को भी हरक्यूलियन बुल सर्वोच्च बुजुर्ग और 2 मास्टिफ सर्वोच्च बुजुर्गों की संयुक्त सेना ने मार डाला था। वेल्स राहत की सांस ले सकता है। हालांकि झाओ हाई को बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली, फिर भी उसे काफी कुछ पता चल गया। उसे पता था कि रेडियंट चर्च में कम से कम 5 9वें रैंक के विशेषज्ञ हैं और इसमें अल्टीमेट वेपन प्रोग्राम द्वारा तैयार किए गए 3 9वें रैंक के विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया गया है। भगवान ही जाने रेडियंट चर्च में कुल कितने 9वें रैंक के विशेषज्ञ थे। सबसे महत्वपूर्ण बात उनके 8वें दर्जे के विशेषज्ञों की संख्या थी, जो सैकड़ों में थी। यहां तक कि मैदानी इलाकों में भी फाइटिंग बुल्स जैसी लगभग 10 लाख की जनजाति में 8वें दर्जे के विशेषज्ञों की संख्या बहुत कम हो सकती है। मारे गए फाइटिंग बुल सरदार की रक्षक टुकड़ी में हालांकि 8वें दर्जे के विशेषज्ञ थे, उनकी संख्या लगभग 1 दर्जन ही थी, बाकी 6ठे और 7वें दर्जे के थे। लेकिन मरे हुओं में से रेडियंट चर्च के पास सैकड़ों 8वें दर्जे के विशेषज्ञ थे, जो एक बहुत ही भयावह संख्या थी। जब वह इन मामलों के बारे में पूछ रहा था तभी वेल्स की नींद खुल गई। झाओ हाई तुरंत वेल्स के तंबू में गया। वेल्स अंदर मेंडेस के साथ बातचीत करते हुए मटन खा रहा था। झाओ हाई को आते देख वेल्स ने तुरंत उसका स्वागत किया और हंसते हुए कहा, छोटे हाई जल्दी आओ, हाँ, इस बार हम जीत गए, अब लड़ाकू बैल उबर नहीं पाएगा। वेल्स के गर्वित चेहरे को देखकर झाओ हाई का दिल बैठ गया। भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वेल्स ने झाओ हाई के चेहरे के भावों को देखकर समझ लिया कि यह कोई महत्वपूर्ण मामला है। उसने तुरंत जवाब दिया, क्या बात है? बैठो और खाना खाओ, हम बात करते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया और बैठ गया। उन्हें तुरंत दूध की शराब, मटन और सूप परोसा गया। झाओ हाई ने भोजन को हाथ नहीं लगाया, लेकिन बात करते हुए कहा, सबसे पहले मुझे बड़े भाई को बताना था कि फाइटिंग बुल्स के 9वें रैंक के 2 विशेषज्ञ मारे गए हैं। अब फाइटिंग बुल्स से कोई खतरा नहीं रहेगा। वेल्स बेहद खुश हो गया क्योंकि सर्वोच्च गुरु अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए उसे यह खबर नहीं मिली थी। लेकिन उसे येल से पहले ही पता था कि झाओ हाई ने युद्ध में 9वें दर्जे के एक विशेषज्ञ को भेजा है, इसलिए झाओ हाई की बात गलत नहीं हो सकती। झाओ हाई ने उसके खुश चेहरे को देखकर कहा, मैंने ये भी पता लगा लिया है कि फाइटिंग बुल का सहायक वास्तव में रेडियंट चर्च का 9वें रैंक का अग्नि तत्व जादूगर था।
इस बार वह केवल एक पत्र देने आया था और हमारे जवाबी हमले में फंस गया। हमें पहले जो जानकारी मिली थी वह गलत नहीं थी। वेल्स ने सिर हिलाया। फिर झाओ हाई ने आगे कहा, रेडियंट चर्च की ताकत का अंदाजा लगाना मेरे लिए बिल्कुल असंभव था। फिलहाल उनके पास कम से कम 5 9वें रैंक के विशेषज्ञ हैं, साथ ही सैकड़ों की संख्या में 8वें रैंक के विशेषज्ञ भी हैं। बिग ब्रदर को भविष्य में और अधिक सावधान रहना चाहिए। झाओ हाई की बात सुनकर वेल्स के चेहरे पर स्वाभाविक रूप से बदलाव आ गया। उसने झाओ हाई की ओर देखकर कहा, छोटे हाई, क्या तुम्हारी बात सच है? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, यह गलत नहीं हो सकता। मैंने 9वें रैंक वाले को एक अमर प्राणी में बदल दिया। उसने मुझे खुद बताया था कि रेडियंट चर्च ने लगभग 1 दर्जन साल पहले अपना अल्टीमेट वेपन प्रोग्राम शुरू किया था। उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों का एक समूह चुना और उन्हें बचपन से ही कठोर प्रशिक्षण दिया। उनका लक्ष्य इन बच्चों को 9वें रैंक के विशेषज्ञ बनाना था, और अगर वे इसमें खरे नहीं उतरते थे तो वे 8वें रैंक तक पहुंच सकते थे। जो लोग प्रशिक्षण को संभाल नहीं पाते थे वे मर जाते थे। इस तरह उन्होंने इतने सारे विशेषज्ञ तैयार किए। वेल्स ने अपना गिलास नीचे रखा और गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, रेडियंट चर्च वास्तव में दूरदर्शी है, बहुत बढ़िया। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन रेडियंट चर्च इन लोगों को मैदान में भेजने की हिम्मत नहीं करेगा, वरना वे मारे जाएंगे। अब फाइटिंग बुल्स की बात करें तो मैंने शिविर से ही 4 लाख मरे हुए लोगों को इकट्ठा कर लिया है। अगर हम मैदान की छानबीन करें तो मुझे यकीन है कि यह संख्या और भी बढ़ जाएगी। और उनके 9वें रैंक के विशेषज्ञ की मृत्यु के बाद फाइटिंग बुल्स का खतरा काफी कम हो गया है। वेल्स ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसे इन संख्याओं की पहले से ही उम्मीद थी। आखिरकार उन्होंने एक भी लड़ाकू बैल को पकड़ा नहीं था। जितने भी लड़ाकू बैल उन्हें मिले थे वे सभी मारे गए थे। झाओ हाई ने वेल्स की ओर देखते हुए कहा, लेकिन बड़े भाई को लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरी और तीसरी बहन को बचा लिया गया है। पश्चिम वंडर किंग निश्चित रूप से अधिक सतर्क होगा। और अब जब फाइटिंग बुल सरदार मारा जा चुका है तो उसके आदमी पश्चिम वंडर किंग की सेना में शामिल हो सकते हैं, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाएगी। उसे फाइटिंग बुल के शरणार्थियों से यह भी पता चला है कि हरक्यूलियन बुल्स लौट आए हैं, इसलिए वे भागने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक समय ऐसा आ सकता है जब उन्हें वापस आने का मौका मिल जाए। इसलिए भाई को जल्द से जल्द पश्चिम वंडर किंग की ओर बढ़ना चाहिए। पश्चिम वंडर किंग की रक्षा करना ही सही काम है। अध्याय 305 ठंडे पानी का छींटा। झाओ हाई के शब्द वेल्स के लिए ठंडे पानी के छींटे की तरह थे। इससे वेल्स का खुशमिजाज रवैया अचानक शांत हो गया। वेल्स ने अपना शराब का गिलास नीचे रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली और झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, छोटे हाई, मुझे आपका धन्यवाद करना है। इस जीत ने मुझे आत्मसंतुष्ट कर दिया था, लेकिन सौभाग्य से आपने मुझे याद दिलाया कि हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। हमें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। वेल्स की बात सुनकर झाओ हाई ने राहत की सांस ली। इस बार जब वह वेल्स के पास गया तो उसका पहला मकसद उसे मनाना था और दूसरा उसका रवैया देखना था। अगर वेल्स उसकी सलाह मानता तो इसका मतलब ये होता कि वह जीत को घमंड में नहीं बदलता, बल्कि एक नेक इंसान है और झाओ हाई पहले की तरह उसकी मदद करेगा। लेकिन अगर वेल्स ने उसकी सलाह नहीं मानी तो वेल्स कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं रहेगा और झाओ हाई अब उसकी मदद नहीं करेगा। सौभाग्य से वेल्स ने उसकी सलाह मान ली। अब वह अपने शब्दों पर अमल कर सकता है। उसने वेल्स की ओर देखकर कहा, भाई, हमें पहले वेस्ट वंडर किंग का काम तमाम करना होगा, फिर बाकी भागे हुए फाइटिंग बुल्स से निपटना होगा। मैं भाई की राय जानना चाहता हूँ, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम ये सुनिश्चित करोगे कि फाइटिंग बुल्स फिर कभी उठ न सके, या तुम उन्हें थोड़ी सी उम्मीद देना चाहोगे? वेल्स ने ठंडे स्वर में कहा, आशा की एक किरण। मैं उन्हें आशा की एक किरण क्यों दूं? क्या तुमने नहीं देखा कि उन्होंने मेरे कबीले के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया? वे बच्चे और बूढ़े थे, लेकिन उन्होंने सचमुच उन्हें ठंड से जमा देने की सोची, और मैं फिर भी उन्हें आशा की एक किरण देना चाहता हूँ। वेल्स की बात सुनकर झाओ हाई ने सिर हिलाया। अच्छा, मुझे बड़े भाई से कुछ और बातें कहनी है। पश्चिम वंडर किंग का काम तमाम करने के बाद आपको फाइटिंग बुल्स और रेडियंट चर्च की मिलीभगत की जानकारी युद्धक कुलों को देनी चाहिए। साथ ही उन्हें रेडियंट चर्च के अल्टीमेट वेपन प्रोग्राम के बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा आपको पूरे मैदान में यह बात फैलानी चाहिए कि चाहे कोई भी जाति हो, अगर वे फाइटिंग बुल का सिर हरक्यूलियन बुल कैंप में लाते हैं तो उन्हें 1000 जिन अनाज का इनाम मिलेगा, और महिलाओं और बच्चों के लिए यह आधा यानी 500 जिन अनाज होगा। वेल्स और येल के शरीर से हर उठे। सच कहें तो फाइटिंग बुल्स का शिकार करना बहुत मुश्किल था। रेडियंट चर्च और फाइटिंग बुल्स के बीच सहयोग होने के बावजूद शरणार्थी ये दावा कर सकते थे कि यह उनके सरदार का फैसला था और इसमें उनका कोई हाथ नहीं था। लेकिन अब झाओ हाई के फाइटिंग बुल्स के सिर के बदले अनाज देने के विचार से उनका सफाया करना संभव हो सकता था, हालांकि यह बेहद क्रूर होता। बीस्टमैन के लिए अनाज बहुत कीमती था, खासकर छोटी जनजातियों के लिए। अगर ये छोटी जनजातियां फाइटिंग बुल्स से मिलती तो वे अनाज पाने का यह मौका कभी नहीं छोड़ती। कहा जा सकता है कि इस घोषणा मात्र से ही फाइटिंग बुल जनजाति पूरे मैदान से विलुप्त हो सकती है। वेल्स और येल ने झाओ हाई को देखा और वे अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने पहले कभी झाओ हाई का यह निर्दयी रूप नहीं देखा था। झाओ हाई ने उन दोनों लोगों की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है बड़े भाई, हमारे पास पहले से ही अनाज मौजूद है और भंडारगृह में और भी है। अगर हम इसमें फाइटिंग बुल का अनाज भी मिला दें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्यों ना हम इस अतिरिक्त अनाज का उपयोग कर लें। बैंग। वेल्स ने मेज पर हाथ पटका। अच्छा, लिटिल हाई सही कह रही है, मुझे लड़ाकू सांडों को मैदान से गायब करना होगा। लेकिन मैं लड़ाकू सांडों को गुलाम बनाकर तुम्हें उपहार में देना चाहता था, इसलिए यह विचार काम नहीं करेगा। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, तुम पश्चिम वंडर किंग के शिविर से उन लड़ाकू बैलों को मुझे गुलाम के रूप में दे सकते हो, क्या ये ठीक नहीं रहेगा? वेल्स मुस्कुराया। ठीक है, तो फिर तय हो गया। छठे भाई, मेरा आदेश भेज दो। 3 दिनों में हम पश्चिम वंडर किंग के शिविर की ओर कूच करेंगे। मैं उस पृथ्वी पश्चिम वंडर किंग को देखना चाहता हूँ। देखते हैं कि वह हमारी शक्तिशाली बैल सेना का सामना कैसे करेगा।
झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान दी, उसने कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह फाइटिंग बुल्स के प्रति इतना निर्दयी होगा। लेकिन जब उसने देखा कि वे हरक्यूलियन बुल के कैदियों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं तो उसका इरादा बदल गया। इसके अलावा वे रेडियंट चर्च के साथ भी मिले हुए थे और चर्च झाओ हाई का कट्टर दुश्मन था, इसलिए झाओ हाई के लिए अपने दुश्मनों पर दया करना नामुमकिन था। महाद्वीप पर आए हुए उसे काफी समय हो गया था। इस दौरान उसने कई तरह के हालात देखे और धीरे धीरे उसके दिल में क्रूरता पनपने लगी। वह जानता था कि अगर वह अपने दुश्मनों के प्रति नरमी बरतेगा तो वह खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए उसे अपने दुश्मनों का पूरी तरह सफाया करना था ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। झाओ हाई ने वेल्स की ओर देखकर पूछा, भाई हमारा कितना नुकसान हुआ? हमें कितनी आपूर्ति मिली, कितने अर्गाली मिले, ये सब तो जानना ही था, क्या तुमने इसकी गणना कर ली? वेल्स के जवाब का इंतजार किए बिना येल ने बीच में ही कहा, मैंने ये सब पहले ही लिख लिया था। परिवार पर हमले से पहले हमारी कुल जनसंख्या 1329,000 थी। अब हमारी जनसंख्या घटकर लगभग 800,000 रह गई है, लेकिन ये केवल हमारे पास मौजूद शक्तिशाली सांडों की संख्या है। मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी कुछ शक्तिशाली सांड मैदान में हैं जो वापस नहीं आए हैं। अगर हमारी जीत का संदेश फैल जाए तो वे वापस आ जाएंगे। मेरी भविष्यवाणी के अनुसार हमारी कुल जनसंख्या लगभग 10 लाख होनी चाहिए थी, यानी हमारी मूल संख्या से लगभग 3 लाख की कमी आई है। इस बार की लड़ाई में हमने ज्यादा लोग नहीं खोए, केवल 10,000, जिनमें से कई बुजुर्ग और बच्चे थे। फिलहाल हम अपने अर्गली की सही संख्या नहीं गिन पा रहे हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में अर्गली की गिनती नहीं की थी और अब लड़ाकू सांडों के अर्गली को भी जोड़ दे तो मात्रा पहले से ही बहुत ज्यादा है, जो हमारे लोगों के लिए अगले 10 साल तक चिंता करने के लिए काफी है। हमारे अनाज भंडार भी पर्याप्त है। ये सिलसिला 5 साल तक चला। अंत में फाइटिंग बुल्स लगभग 5 लाख गुलामों को पीछे छोड़ गए थे। कुल मिलाकर वर्तमान में हमारे शिविर में लगभग 13 लाख लोग हैं। वेल्स ने सिर हिलाया, उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि वे अपने अर्गाली की गिनती नहीं कर सकते थे। बीस्टमैन लगभग कभी भी अपने अर्गाली की गिनती एक एक करके नहीं करते, वे आमतौर पर समूहों में गिनती करते हैं। लेकिन जब वे मनुष्यों के साथ व्यापार करते हैं तो वे वास्तव में अर्गाली की गिनती नहीं करते, वे बस उन्हें आपस में जोड़ते हैं। टकराव क्या होता है? जब मनुष्य वस्तुओं का व्यापार करते हैं तो पशु मानव उन्हें भीड़ों के झुंड के पास ले जाते हैं और फिर अपने घुड़सवारों को झुंड पर हमला करने के लिए भेजते हैं। आपका घुड़सवार जितने अर्गाली को इकट्ठा कर पाता है उतनी ही अर्गाली आपको मिलती है। इस प्रकार यदि आपका घुड़सवार कुशल होता तो आपको बहुत सारी अर्गाली मिलती, लेकिन यदि आपका घुड़सवार कुशल नहीं होता तो कम मिलने पर भी आप शिकायत नहीं कर सकते थे। लेकिन इस तरह की व्यापारिक पद्धति का उपयोग केवल बड़ी जनजातियां ही करती हैं। ये पद्धति छोटी जनजातियों पर लागू नहीं होती जिनके पास कम अर्गालिक सामुदायिक समूह होते हैं। व्यापार करते समय उन्हें अपने अर्गाली की गिनती करनी पड़ती है, वे आपस में टकराव का जोखिम नहीं उठा सकते। ये भी एक कारण था कि मनुष्य पशु मानवों के साथ व्यापार करने के लिए बहुत इच्छुक थे। यदि उनके पास घुड़सवारी का अच्छा कौशल रखने वाला कोई व्यक्ति हो तो वे अक्सर अपने माल के मूल्य से कई गुना अधिक अर्गाली प्राप्त कर सकते हैं। जानवरों जैसे दिखने वाले लोग अपने गुलामों के प्रति अधिक दयालु इसलिए थे क्योंकि उनके पास अर्गली नाम की भीड़ें थीं। बड़ी जनजातियों को अपनी विशाल संख्या में अर्गली भीड़ों को चराने के लिए गुलामों की आवश्यकता होती थी, इसलिए वे अपनी अर्गली भीड़ों को अलग अलग नहीं गिनते थे बल्कि झुंड में गिनते थे। अंततः किसी को भी ठीक ठीक पता नहीं होगा कि उनके पास कितनी अर्गली भीड़ें थीं, लेकिन यह निश्चित है कि बड़ी जनजातियों की अर्गली भीड़ों की संख्या करोड़ों में होगी। और अब हरक्यूलियन बुल के हाथों पर उनके मूल अर्गाली के साथ साथ फाइटिंग बुल्स के अर्गाली भी जुड़ गए थे। ये दो बड़ी जनजातियों के अर्गाली के बराबर था, यह मात्रा आश्चर्यजनक से भी कहीं अधिक थी। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, फिलहाल मेरे पास काफी मटन और मटन सूप है, हम कह सकते हैं कि इस बार खाने की कोई कमी नहीं है। भाई, पहले मैंने वेस्ट वंडर किंग के लोगों को गुलाम बनाकर मुझे सौंपने की बात मजाक में कही थी। फाइटिंग बुल्स को गाय सिर वाली जाति के सबसे भयंकर योद्धाओं में गिना जा सकता है। अगर वे सिर्फ मेरे गुलाम बनकर रह जाए तो ये बहुत दुख की बात होगी। अगर आप सच में मुझे गुलाम देना चाहते हैं तो मुझे कुछ साधारण गुलाम ही दे दीजिए। फाइटिंग बुल्स गुलाम आपके हाथों में ज्यादा बेहतर रहेंगे। इससे आपकी युद्ध शक्ति भी बढ़ेगी और आप पूरी गाय सिर वाली जाति का प्रबंधन भी कर पाएंगे। वेल्स ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या हमें अनाज के बदले लड़ाकू बैल के सिर का व्यापार करने की अपनी पहले बनाई गई योजना को जारी रखने की आवश्यकता है? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल। पश्चिम वंडर किंग के लोगों को बंदी या गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन जो भाग निकले हैं उनके साथ नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति हरक्यूलियन बुल के शिविर में आकर आपके गुलामों को मारकर अनाज के बदले उनका सौदा नहीं करेगा, है ना? वेल्स हंस पड़ा। सच कहूं तो उसे भी लगा कि लड़ाकू सांडों को झाओ हाई को गुलाम बनाकर देना उचित नहीं होगा। लड़ाकू सांडों की ताकत बहुत अधिक थी और वे स्वभाव से भी गुस्सैल थे, उन्हें झाओ हाई को सौंपना उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देता। वेल्स अपने भाई झाओ हाई को कोई परेशानी नहीं देना चाहता था। झाओ हाई की बात को आगे बढ़ाते हुए वेल्स ने कहा कि लड़ाकू बैल अभी भी गाय सिर वाली जाति के ही थे और इस जाति में केवल कुछ ही शक्तिशाली कबीले बचे थे, इसलिए यदि लड़ाकू बैलों को पूरी तरह से हटा दिया जाए तो गाय सिर वाली जाति की समग्र युद्ध शक्ति पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। झाओ हाई द्वारा लड़ाकू बैलों को गुलाम के रूप में स्वीकार करने से इनकार करने पर वेल्स को कोई आपत्ति नहीं हुई, बल्कि इसके विपरीत झाओ हाई के प्रति उसका सम्मान और भी बढ़ गया, क्योंकि लगभग सब कुछ उसे झाओ हाई ने ही दिया था। समूह अभी भी हरक्यूलियन बुल्स के मामलों पर चर्चा कर रहा था, इसलिए झाओ हाई अपने तंबू में लौट आया। कबीले में कई लोग लापता थे या मर चुके थे, इसलिए उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ नए प्रबंधकों को नियुक्त करने की आवश्यकता थी। चूंकि यह हरक्यूलियन बुल्स का आंतरिक मामला था, इसलिए झाओ हाई भले ही उनका युवराज था, फिर भी वह एक इंसान था, इसलिए वह ऐसे मामलों में दखल नहीं देना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि हरक्यूलियन बुल्स ये सोचे कि उसने सत्ता हथियाने के लिए ही उनकी मदद की है।
झाओ हाय अपने तंबू में लौट आया। ये तंबू पहले वाले से बड़ा था और शिविर के मध्य भाग में लगा हुआ था। अंदर एक जलती हुई अंगीठी थी जिससे तंबू बहुत गर्म था। इस बार लौरा को मोटे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी। अध्याय 306 योजना। झाओ हाय को वापस आते देख लौरा ने पूछा, तो क्या हुआ था? झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई 3 दिनों में पश्चिम वंडरकिंग के शिविर की ओर कूच करना चाहते थे। वे लड़ाकू बैलों को मुझे गुलाम के रूप में देना चाहते थे, लेकिन मुझे वे नहीं चाहिए थे। मुझे शांत स्वभाव वाले गुलाम चाहिए थे, क्योंकि बहुत अधिक क्रोध गुलामों के लिए ठीक नहीं होता। लड़ाकू बैलों को अपने पास रखना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लौरा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। मैदानी इलाकों में लड़ाकू बैल अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए मशहूर हैं। अगर वे हमारे गुलाम भी बन जाएं, तो भी थोड़ी परेशानी तो होगी ही। लगता है बड़े भाई हमारी रक्षा कर रहे हैं। झाओ हाय मुस्कुराया। भाई ने इस बारे में बहुत सोचा। वह फाइटिंग बुल्स को खत्म करने के साथ साथ उन्हें हमारा गुलाम बनाना चाहता था। वह वास्तव में बहुत दृढ़ निश्चयी है। लौरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि सभी मनुष्यों में से हम ही मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, लेकिन हमारा मुनाफा अभी भी पर्याप्त है। झाओ हाय ने जवाब दिया, चिंता मत करो, हमारा मुनाफा भी बहुत ज्यादा है। अब इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 दिनों में हमें वेस्ट वंडर किंग की ओर बढ़ने की तैयारी करनी होगी। इस बार शायद इतनी बड़ी लड़ाई न हो। वेस्ट वंडर किंग के खेमे में युवा और सक्षम लोग कम हैं। वे शायद इतने साहसी न हो कि बड़े भाई का सामना कर सके, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वेस्ट वंडर किंग सिर्फ अपनी मौत का इंतजार नहीं करेगा। वह पलटवार कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का पलटवार होगा। लौरा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बड़े भाई वेल्स को अपनी सेना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास कितने मरे हुए लोग थे? 4 लाख से ज्यादा। इतनी संख्या में तो तुम मैदान में अपना कबीला भी बसा सकते हो। भले ही बड़े भाई वेल्स के कबीले की आबादी 10 लाख से ज्यादा हो, उनकी सेना तुम्हारी सेना के मुकाबले कुछ भी नहीं होगी। उनके पास अपने योद्धा गुलाम भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अधीन मरे हुए लोगों की युद्ध क्षमता मैदान की आम जानवरों की सेनाओं से कहीं ज्यादा है। लौरा खुश थी, और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि यह था कि ये मरे हुए लोग आयरन माउंटेन किले की सुरक्षा को और मजबूत बना सकते हैं। झाओ हाय इन मरे हुए लोगों को आयरन माउंटेन की रक्षा करने के लिए लगा सकता है। 7वें दर्जे की औसत शक्ति के साथ अगर झाओ हाय एक्सू साम्राज्य में तबाही मचाना चाहे, तो यह निश्चित रूप से संभव होगा। जाहिर है झाओ हाय ऐसा नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की, तो वह पूरे महाद्वीप में सबका दुश्मन बन जाएगा। जब वह समय आएगा, तो उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। झाओ हाय मुस्कुराया, फिर आह भरी, इस बार जब हम पश्चिम वंडरकिंग के शिविर में जाएंगे, तो मुझे आश्चर्य है कि बीटा के चेहरे पर क्या भाव होंगे। लौरा ने भी आह भरी। भले ही वे वेस्ट वंडरकिंग से सहमत न हो, लेकिन उन्हें यह तथ्य स्वीकार करना ही होगा कि वे अभी भी बीटा के दोस्त हैं। ऐसे में उस समय बीटा से मिलना उनके लिए बहुत अजीब होगा। मेघ ने अचानक कहा, मालिक, अगर यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है, तो हमें आयरन माउंटेन फोर्ट लौट जाना चाहिए। मैं सचमुच यहाँ की सर्दी सहन नहीं कर सकती। झाओ हाय ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए। मैदानी इलाकों में सर्दी का मौसम छोटा नहीं होता, 3 महीने से थोड़ा ज्यादा रहता है। हम आयरन माउंटेन फोर्ट लौटेंगे और इस दौरान रोसेन साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे। वहां एक आपूर्ति केंद्र स्थापित करना सबसे अच्छा होगा, ताकि वसंत में मैदानी इलाकों में लौटने पर हम रोसेन साम्राज्य में अपना व्यापार मार्ग बना सकें। हम अपने व्यापार किए गए सामान का रोसेन साम्राज्य की मुद्रा में आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा मैदानी इलाकों के जानवरों को कई वस्तुओं की जरूरत होती है, इसलिए हम उन्हें साम्राज्य से प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कहा जा सकता है, इसलिए हमें वहां अपनी जरूरत की सभी चीजें मिल जाएंगी। लौरा ने सहमति जताते हुए कहा, बेशक, महाद्वीप का सबसे बड़ा आपूर्ति बाजार तो उनकी शाही राजधानी कार्सन सिटी ही है। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि अगर आप महाद्वीप में कुछ भी खोज रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से कार्सन सिटी में ही मिलेगा। झाओ हाय मुस्कुराया, क्या ये बेहतर नहीं होगा? जब समय आएगा, अगर हमारे पास बेचने के लिए कुछ होगा, तो कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन इस बार हमें अपना तरीका बदलना होगा। रोसेन साम्राज्य के उच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ सहयोग करना सबसे अच्छा होगा, ताकि कोई हमसे पंगा लेने की हिम्मत न करे और परसेल डची में जो हुआ वह दोबारा न हो। लौरा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ब्रदर हाई की बातों से सहमत हूँ। साम्राज्य में रहते हुए हमें रेडियंट चर्च के मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ शक्तिशाली लोग हमें साम्राज्य से बाहर भी निकाल सकते हैं, इसलिए हमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति को ढूंढना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि परसेल डची के साथ जो हुआ वह दोबारा न हो। झाओ हाय ने उत्तर दिया, हमें सबसे पहले रोसेन साम्राज्य के कार्सन शहर जाकर स्थिति का जायजा लेना होगा। साम्राज्य के उच्च पदों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें किसके साथ सहयोग करना चाहिए। लौरा मुस्कुराए, भाई हाय, मुझे अभी एक ख्याल आया। अगली बार जब हम बेल से मिले, तो हमें उससे पूछना चाहिए कि क्या रोसेन साम्राज्य में उसके कुछ संपर्क हैं। आपका क्या विचार है? झाओ हाय की आंखें चमक उठी। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अच्छा है, हम बेल से पूछ सकते हैं। मैं भी ब्लैक मेजेस लीग का सदस्य हूँ। लीग का प्रभाव कम नहीं है, शायद कार्सन सिटी में उनके कुछ संपर्क हो। समूह ने कई विषयों पर चर्चा की, फिर वे आयरन माउंटेन फोर्ट लौट आए और ग्रीन को अपनी सहमति बताई। ग्रीन भी झाओ हाई की योजना से सहमत था। इस बार ब्लैक वेस्टलैंड में आखिरकार सर्दी आ गई थी। किले के बाहर का मौसम बहुत ठंडा था। सौभाग्य से काय एयर ने किले को गर्म रखने का प्रबंध कर लिया था। किले में कई उत्पादन लाइनें पूरी तरह से चालू थीं। उनके पास पहले से ही काफी मात्रा में मिल्क वाइन का भंडार था। ऊन का उत्पादन भी शुरू हो गया था। राशन विभाग ने भी राशन बनाना शुरू कर दिया था। सभी विभाग सुचारू रूप से चल रहे थे। झाओ हाई को राहत मिली, लेकिन वे किले का विस्तार करना चाहते थे। तभी वे और अधिक उत्पादन कारखाने जोड़ सकते थे, जिससे संचालन का पैमाना बढ़ जाता। किले के वर्तमान आकार में ये सभी कारखाने समाहित नहीं हो सकते थे।
दुर्भाग्यवश यह अफसोस की बात थी कि उनमें कोई कुशल राजमिस्त्री नहीं था, अन्यथा वे पहाड़ से पत्थर निकालकर किले का विस्तार कर सकते थे। किले के पीछे स्थित लौह पर्वतों को बौनों ने लगभग खोखला कर दिया था, वहां पत्थर निकालना असंभव था और कई खतरे भी मौजूद थे। इसलिए यदि उन्हें किले का विस्तार करने के लिए पत्थर चाहिए होते तो वे अन्य भागों में जा सकते थे, आखिर पहाड़ छोटे तो नहीं थे। लेकिन उनके पास कुशल राजमिस्त्रियों की कमी थी, उनके बिना बड़े पैमाने पर खनन करना संभव नहीं था। हालांकि ये भी स्पष्ट था कि सर्दियों का मौसम होने के कारण आयरन माउंटेन फोर्ट का विस्तार करने का यह उचित समय नहीं था। इस समय बाहर कोई नहीं था, इसलिए झाओ हाई ने अगले साल तक इंतजार करने का फैसला किया। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। वेल्स ने अपनी सेना को पश्चिम वंडर किंग के शिविर की ओर कूच करने के लिए भेज दिया। हरक्यूलियन बुल्स पहले से कहीं अधिक तैयार होकर आगे बढ़े। इस बार वे अपने साथ बहुत सारा सामान ले गए थे, जबकि पहले उनके पास आपूर्ति की कमी थी। झाओ हाई ने तंबू लगाने का इंतजाम पहले ही कर दिया था, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस अपने हथियार और अन्य उपकरण तैयार करने थे। बेशक पूरी जनजाति ने अपना स्थान नहीं बदला। वेल्स ने शिविर में 50,000 सैनिक छोड़ दिए। उसने बुजुर्गों और महिलाओं के लिए कुछ हथियार भी छोड़ दिए, ताकि अगर वे किसी युद्ध में शामिल हों तो उनका इस्तेमाल कर सकें। इस बार वेल्स 1,50,000 हरक्यूलियन बुल सैनिकों के साथ साथ 1,00,000 गुलाम योद्धाओं को भी लेकर आया था। हरक्यूलियन बुल के गुलाम मुख्य रूप से आधे जानवर और आधे इंसान थे। हरक्यूलियन बुल जैसे कबीले के लिए अपनी खुद की समर्पित गुलाम जाति रखना असंभव था, वे इसके लिए योग्य भी नहीं थे। वेल्स द्वारा लाए गए ये आधे जानवर जैसे गुलाम मनुष्य और जानवर जैसे जीवों के बीच की संतान थे। इन बच्चों का सिर जानवरों जैसा नहीं होता था, बल्कि उनका शरीर अपूर्ण होता था। उनका सिर तो मनुष्य जैसा होता था, लेकिन वे दिखने में काफी हद तक जानवर जैसे लगते थे। उदाहरण के लिए आधे खरगोश जैसे जीव की नाक खरगोश जैसी होती थी, या उसके कान लंबे होते थे। इन विशेषताओं के अलावा उनका शरीर मनुष्य जैसा ही होता था। इन आधे पशु मानवों की शारीरिक स्थिति मनुष्यों से बेहतर थी, लेकिन पशु मानवों से बदतर थी। इसलिए उन्हें मैदानी इलाकों में केवल गुलाम जाति के रूप में ही पहचाना जा सकता था। वे मूल रूप से गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुए थे। जब हरक्यूलियन बुल योद्धाओं ने देखा कि झाओ हाई उनके साथ जाएगा, तो वे तुरंत प्रसन्न हो उठे। उन्हें झाओ हाई के साथ युद्ध में जाना अच्छा लगता था, क्योंकि उन्हें रसद की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। इसलिए वे तुरंत आगे बढ़े और अपनी पंक्तियां बना ली। इन आधे पशु मानवों को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए वे स्पष्ट रूप से इस बात से हैरान थे कि हरक्यूलियन बुल्स ने झाओ हाई के लिए जयकार क्यों की। उन्हें इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन वे जल्द ही समझ गए कि हरक्यूलियन बुल के शिविर से पश्चिम वंडरकिन के शिविर तक पहुंचने में लगभग 7 दिन लगेंगे। ऊपर से ये सर्दियों का मौसम था और हिमपात भी होगा, इसलिए उनकी प्रगति धीमी होगी। इसलिए इस बार वहां पहुंचने में लगभग 10 दिन लगेंगे। सौभाग्य से वे पहले भी झाओ हाई के साथ यह यात्रा कर चुके थे, इसलिए वे बिना किसी बड़ी दुर्घटना के लगातार आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में झाओ हाई और उसके साथियों को ऐसे लड़ाकू सांड मिले जो या तो मारे गए थे या ठंड से जमकर मर गए थे। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि इस बार लड़ाकू सांडों को काफी नुकसान हुआ था। झाओ हाई ने हरक्यूलियन बुल शिविर को केंद्र मानकर चारों ओर सर्वेक्षण करने के लिए रखबाज छोड़े। शिविर के चारों ओर उसे लगभग 1,00,000 लड़ाकू बैलों के शव दिखाई दिए। इनमें से अधिकतर मारे गए थे, कुछ ठंड से जमकर मर गए थे। कुल मिलाकर उसके द्वारा प्राप्त लड़ाकू बैलों के शवों की संख्या लगभग 6,00,000 थी, जबकि लड़ाकू बैलों की आबादी 8,00,000 थी और उनकी संख्या में भारी कमी आई थी। ऐसा परिणाम देखकर झाओ हाई असहाय हो गया। अगर सर्दी का मौसम न होता तो फाइटिंग बुल को इतना नुकसान न होता। वे ज्यादा से ज्यादा 5,00,000 लोगों को खो सकते थे, लगभग 1,00,000 को बचा सकते थे, क्योंकि उसने जो 6,00,000 शव प्राप्त किए थे उनमें से 1,00,000 ठंड से जमकर मर गए थे। झाओ हाई इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, यह युद्ध था। अपने मार्च के 5वें दिन के बाद वेल्स सतर्क हो गया, और इसका कारण कुछ और नहीं था, बल्कि इसलिए कि उनका सामना खूंखार भेड़ियों से हुआ था। अध्याय 307 गुप्त युद्ध। मैदानी इलाकों के खूंखार भेड़िए विशेषकर सर्दियों के दौरान पशु मानवों के बीच सर्वत्र एक आपदा के रूप में जाने जाते थे। सर्दियों में जब पशु मानव अपने पशुओं को चराने के लिए बाहर नहीं जाते थे, तो भेड़ियों के भोजन प्राप्त करने के साधन कम हो जाते थे। इसलिए वे बड़े बड़े झुंड बनाकर छोटी छोटी जनजातियों पर हमला कर देते थे, जिससे भारी तबाही मच जाती थी। झाओ हाई के समूह का सामना जिस भेड़ियों के झुंड से हुआ वह काफी बड़ा था, लगभग 1,00,000 भेड़िए थे। हर भेड़िया स्पष्ट रूप से बहुत दुबला पतला था, उनकी आंखों से भयंकर हरी रोशनी निकल रही थी। एक नजर में ही पता चल जाता था कि वे बहुत लंबे समय से भूखे थे। इतना भूखा कोई भी प्राणी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वे अपने सामने दिखने वाले किसी भी जीव पर हमला कर देते थे। भूखे भेड़ियों के इस झुंड को देखकर वेल्स तुरंत सतर्क हो गया और सावधानी से आगे बढ़ा। रात में जब वे सोते, वेल्स चाहता था कि कोई पहरा दे, लेकिन इसके बजाय झाओ हाई ने अपने मरे हुए सैनिकों को पहरेदारी के लिए भेज दिया। दरअसल झाओ हाई सिर्फ अपने मरे हुए सैनिकों को पहरेदार के रूप में तैनात नहीं कर रहा था, बल्कि वह भेड़ियों का सफाया करने की योजना बना रहा था। फिलहाल झाओ हाई भेड़ियों के झुंड में अलग अलग प्रजातियों के भेड़ियों को मिला हुआ देख सकता था। झाओ हाई इन भेड़ियों को पकड़ना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वे फार्म को उन्नत करने में सक्षम होंगे। फार्म के उन्नत होने से वह संतुष्ट हो जाएगा। शाम को जब वेल्स और बाकी लोग आराम कर रहे थे, तो झाओ हाई ने तुरंत गए एयर को बाहर बुलाया और शिविर में कुछ जहरीली गैस छोड़ने को कहा। जहरीली गैस की तीव्रता बहुत कम थी, केवल जानवरों को बेहोश करने के लिए काफी थी, इससे कोई और नुकसान नहीं हुआ। ऐसा करने के बाद झाओ हाई दानव भेड़ियों से निपटने के लिए आगे बढ़ गया। झाओ हाई ने अपने पास मौजूद सभी मरे हुओं को छोड़ दिया और उन्हें भेड़ियों के घेरे में लगा दिया। हालांकि ये भेड़िए शक्तिशाली थे, लेकिन वे 6,00,000 मरे हुओं का मुकाबला नहीं कर सकते थे, और ऊपर से गिरे होने के कारण भागने की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी थीं। अंत में झाओ हाई भेड़ियों को मारने में कामयाब रहा, जबकि कुछ को पकड़ लिया गया। भेड़ियों का काम तमाम करने के बाद झाओ हाई ने 3 घंटे का समय लिया और तुरंत उन्हें अंतरिक्ष के फार्म की ओर भेज दिया।
रेंच के अंदर एक आवाज सुनाई दी, भेड़िए की एक प्रजाति का पता चला है, स्तर 25, जानवर के परिपक्व होने का समय 20 घंटे। ये 5 बार बच्चे दे सकता है, हर बार 5 शावक पैदा होते हैं, प्रति घंटे 2 बार चारा खाता है। जानवर को डेटा में परिवर्तित किया जा रहा है, अब इसे दुकान से खरीदा जा सकता है। भेड़िए की एक विशेष प्रजाति का पता चला है, स्तर 25, परिपक्व होने में 20 घंटे लगते हैं। ये 5 बार बच्चे दे सकती है, हर बार 5 शावक पैदा होते हैं, प्रति घंटे 2 बार भोजन ग्रहण करती है। जानवर को डेटा में परिवर्तित किया जा रहा है, अब इसे दुकान से खरीदा जा सकता है। एक जैसे 5 संकेत देखकर झाओ हाय असमंजस में पड़ गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। वह तुरंत दुकान में देखने गया और वहां उसे भेड़िए के आकार के 5 जानवरों की तस्वीरें दिखाई दी। झाओ हाय अब समझ गया है कि भले ही इन भेड़ियों को सामूहिक रूप से दानव भेड़िए कहा जाता था, लेकिन वे कई नस्लों में विभाजित थे और अंतरिक्ष विभिन्न नस्लों को नए जानवरों के रूप में देखता था, जो झाओ हाय के लिए फायदेमंद था। इस समय एक बार फिर एक संकेत सुनाई दिया, भेड़िया प्रजाति का जानवर, आक्रामक प्राणी, कीट के रूप में सूचीबद्ध कीट के रूप में अंतरिक्ष में जोड़ा गया है और दुश्मनों को नष्ट करने के लिए छोड़ा जा सकता है। स्पेस रेंच ने लेवल अप की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है और लेवल 8 में अपग्रेड हो गया है। हम मेजबान के आगे के प्रयासों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। झाओ हाय हैरान था, अंतरिक्ष का उन्नयन कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये कीड़े मकोड़े क्या थे? वह असमंजस में था। उसने तुरंत एयर से पूछा, पता चला कि कीड़े मकोड़े असल में खेती की जगह का एक मूल कार्य है। पहले ये जगह कुछ जंगली जानवरों को किसी दोस्त की जगह पर भेजकर उसकी फसलों को नष्ट करवाकर कुछ अनुभव हासिल कर सकती थी। लेकिन अब जब ये जगह झाओ हाय के साथ जुड़ गई थी और आसपास कोई दोस्त का खेत भी नहीं था जहां वह अपने जंगली जानवरों को भेज सके, तो ये कार्य कीड़े मकोड़े छोड़ने के कार्य में बदल गया था और इन दानव भेड़ियों को कीड़े मकोड़े की श्रेणी में रखा गया था, इसलिए ये कार्य सक्रिय हो गया था। झाओ हाय बेहद खुश था, ये क्षमता वाकई बहुत प्रभावशाली थी। उसने इसे एक शुभ संकेत माना क्योंकि फार्म अभी अभी लेवल 8 पर पहुंचा था। अब वह आशा करता था कि फार्म जल्द ही लेवल 10 पर पहुंच जाए ताकि वह लेवल 10 से मिलने वाले लाभों का आनंद ले सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने न केवल रेंच लेवल अप हासिल किया, बल्कि उसने लगभग 1 लाख भेड़ियों का मांस, खाल और हड्डियां भी प्राप्त की। ये मूल्यवान चीजें थीं। अंतरिक्ष से बाहर निकलते समय झाओ हाय का चेहरा बेहद खुश था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतना बड़ा लाभ होगा। कीटों को मुक्त करने की क्षमता, हाँ, यही उसका खास हथियार होगा। अंतरिक्ष बेहद शातिर था, जो झाओ हाय के स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप था। अगली सुबह जब वेल्स और बाकी लोग उठे तो उन्हें लगा कि उनकी नींद अच्छी नहीं आई। उठने के बाद वे बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे। हालांकि झाओ हाय को नाश्ता परोसने के बाद वे तुरंत तरोताजा हो गए। झाओ हाय जानता था कि उन्हें जहर दिया गया था, हालांकि जहर बहुत तीव्र नहीं था, फिर भी उसका कुछ असर हुआ था। इसलिए झाओ हाय ने परोसे गए मटन सूप में कुछ जीवनदायी तरल पदार्थ मिला दिया ताकि न केवल जहर का असर खत्म हो जाए, बल्कि वे पूरी तरह से तरोताजा भी हो जाएं। जब वे आगे बढ़ने लगे तो वेल्स को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उनके आसपास के मैदानों में युद्ध के कुछ निशान दिखाई दिए, साथ ही भेड़िए भी गायब हो गए थे। वेल्स ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह जरूर झाओ हाय का काम होगा, पूरी शाम उसने भेड़ियों का ध्यान रखा होगा। झाओ हाय के इस कदम के बारे में वेल्स आभारी था, वह इन दानव भेड़ियों की ताकत से भलीभांति परिचित था। भले ही वे हरक्यूलियन बुल की ताकत की बराबरी न कर सके, लेकिन 1 लाख भेड़ियों का सामना करने से निश्चित रूप से नुकसान होगा। वेस्ट वंडरकिन के शिविर में पहुंचने से पहले हार का सामना करना वेल्स के लिए वांछनीय नहीं था, क्योंकि इससे उनके खिलाड़ियों के मनोबल पर असर पड़ता। लेकिन झाओ हाय ने पहले ही इसका समाधान कर दिया था, जिससे वे इस संकट से बच गए। वे विशालकाय बैलफिर से सड़क पर आगे बढ़े। इस बार गुलाम झाओ हाय को ऐसे देख रहे थे मानो वह पशु देवता हो, उनके प्रति उनकी श्रद्धा वेल्स से भी आगे निकल चुकी थी। अगले कुछ दिनों में उन्हें कोई खास चीज नहीं मिली, लेकिन उन्हें लड़ाकू सांडों के कुछ शव जरूर मिले। इन शवों को देखकर पता चलता था कि उन पर दानव भेड़ियों ने हमला किया था। कुछ बड़ी हड्डियों को छोड़कर बाकी छोटी हड्डियां पूरी तरह से खा ली गई थीं, जो दानव भेड़ियों की क्रूरता को दर्शाती हैं। कुछ ही हड्डियों के बचे होने के कारण झाओ हाय के पास इन शवों को जीवित प्राणियों में बदलने का कोई उपाय नहीं था। जादू सर्वशक्तिमान नहीं था, किसी शव को जीवित प्राणी में बदलने के लिए कई शर्तें थीं, जिनमें से एक पूर्ण शव का होना मूलभूत आवश्यकता थी। झाओ हाय इन शवों को पुनर्जीवित नहीं कर सका और वेल्स इन शवों के टुकड़ों पर अपनी घृणा प्रकट करने में असमर्थ था। 5 दिन बाद पश्चिम वंडरकिन का शिविर नजर आया। वेल्स ने अपनी गति धीमी कर दी। उन्होंने पश्चिम वंडरकिन के शिविर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। विशाल शिविर बहुत शांत था, वहां कोई हलचल नहीं थी। वेल्स ने देखा कि आसमान में अंधेरा छाने लगा है, इसलिए वे रुक गए और कल वेस्ट वंडरकिन से मिलने की तैयारी करने लगे। रात खामोशी से गुजरी। झाओ हाय को चिंता थी कि पश्चिमी वंडरकिन रात में हमला कर सकता है। उसने सोचा कि पश्चिमी वंडरकिन को अब हरक्यूलियन बुल्स के जवाबी हमले की जानकारी हो गई होगी। ऐसे में उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए थी, और अब जब हरक्यूलियन बुल्स पश्चिमी वंडरकिन के शिविर के करीब आ गए हैं और पश्चिमी वंडरकिन को कमजोर देख रहे हैं, तो हरक्यूलियन बुल्स के खिलाफ उनके पास एकमात्र मौका रात में हमला करना ही होगा। तभी उनके पास हरक्यूलियन बुल्स को हराने का कोई मौका होगा। लेकिन अब वेस्ट वंडरकिन के खेमे से कोई हलचल नहीं हो रही थी, मानो कुछ गड़बड़ ही न हो। इससे झाओ हाय हैरान रह गया। झाओ हाय ने वेल्स को ढूंढा और उससे इस मामले पर चर्चा करने गया। वेल्स और बाकी लोग भी असमंजस में थे। अब उन्हें शक हो रहा था कि भागने वाले लोग पश्चिम वंडरकिन के शिविर में शरण लेने नहीं आए थे, इसलिए पश्चिम वंडरकिन को इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद झाओ हाय ने अपने तंबू समेटे और तुरंत पश्चिम वंडरकिन के शिविर की ओर चल पड़े। जब वे शिविर से लगभग 5 ली दूर थे, तभी शिविर के अंदर हलचल मच गई और घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी बाहर निकल आई। वेल्स रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा, लेकिन उन सभी ने अपनी विशाल कुल्हाड़ियां निकाल ली थीं। जल्द ही दोनों घुड़सवार सेनाएं आमने सामने आ गईं।
वेल्स ने विरोधी समूह के नेता की ओर देखा, जो कि वेस्ट वंडर किंग निकला। वेस्ट वंडर किंग ने लोहे का कवच पहन रखा था और इस कवच के नीचे उसने सूती कपड़े पहन रखे थे। पश्चिम के वंडर किंग ने वेल्स की ओर देखा। वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने वेल्स के पीछे खड़ी सेना की ओर देखा। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर वे आगे बढ़े और सलामी देते हुए बोले, पश्चिम के वंडर किंग ने राजकुमार वेल्स को देख लिया है। वेल्स ने वेस्ट वंडर किंग की ओर देखकर कहा, वेस्ट वंडर, मैं अब हरक्यूलियन बुल का सरदार हूँ। साथ ही मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। हमने फाइटिंग बुल कबीले को हरा दिया है और अपना शिविर वापस ले लिया है। अब फाइटिंग बुल्स का पतन हो गया है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? वेस्ट वंडर किंग ने वेल्स के शांत चेहरे को देखकर उत्तर दिया, मैंने सरदार को देखा है। वेस्ट वंडर मदद के लिए तैयार था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि उस चोर लड़ाकू बैल सरदार को हराने के लिए सरदार को वेस्ट वंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेस्ट वंडर का दिल बहुत खुश है। वेल्स ने वेस्ट वंडर किंग की ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वेस्ट वंडर किंग इतना बेशर्म होगा, सम्माननीय होने का दिखावा करते हुए उसके सामने खुलेआम झूठ बोलेगा। वेल्स जोर से हंसा और बोला, तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। हाँ हाँ हाँ, मेरी मदद, मेरी बहनों को गुलाम बनाकर मेरी मदद करना। मुझे सचमुच तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहिए। पश्चिम के अद्भुत राजा का चेहरा बदल गया। मेरे महाराज, अगर मैंने उस समय ऐसा नहीं किया होता तो लड़ाकू बैल सरदार मुझे कभी नहीं छोड़ता। मैं अपनी युद्ध शक्ति अपने महाराज के लिए बचाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें मेरे महाराज। वेल्स अचानक हंस पड़ा। उसने शांत भाव से वेस्ट वंडर की ओर देखा और पूछा, सचमुच? वेस्ट वंडर किंग ने तुरंत जवाब दिया, वेस्ट वंडर झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता। वेल्स ने सिर हिलाया, फिर कहा, वेस्ट वंडर, तुम सही हो। लगता है मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। ठीक है, इन कुछ दिनों में क्या कोई लड़ाकू बैल तुम्हारे पास शरण लेने आए थे? वेस्ट वंडर किंग ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमने किसी भी लड़ाकू बैल के भागे हुए कैदी को नहीं देखा। इसी वजह से मुझे आपके पुराने शिविर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अगर मुझे पता होता तो मैं मदद जरूर करता। महाराज निश्चिंत रहें। वेल्स को वेस्ट वंडर किंग की बातों पर यकीन हो गया। उसने सिर हिलाया और हाथ हिलाते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। झाओ हाई गाड़ी से बाहर नहीं निकला। वह अजीब तरह से वेल्स और वेस्ट वंडर किंग को देख रहा था। तभी वेस्ट वंडर किंग ने देखा कि वेल्स ने उसकी बात मान ली है और उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। लेकिन वेल्स की आंखें वास्तव में उदास थीं। झाओ हाई वेल्स को अच्छी तरह समझता था। उन उदास आंखों में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। वेल्स अपने दिल में गहरे गुस्से को छुपा रहा था। झाओ हाई के लिए यह मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा था। वह जानता था कि पश्चिम वंडर किंग को बहुत पहले ही सब कुछ पता चल चुका था और उसकी वर्तमान कार्रवाइयों को देखते हुए उसने निश्चित रूप से जवाबी हमले के बारे में सोचा होगा। वेल्स ने भी इस बारे में काफी समय से सोचा था, इसलिए हालांकि वह वेस्ट वंडर किंग पर विश्वास करने का सिर्फ दिखावा कर रहा था, वास्तव में वह अपनी खुद की योजनाएं भी बना रहा था। यह बेहद दिलचस्प था, उन दोनों के बीच का ये छिपा हुआ संघर्ष जो उनके मिलने से पहले ही शुरू हो गया था। झाओ हाई को लगता है कि शिविर के अंदर पहले जो हंगामा हुआ था वह भी उन्हें भ्रमित करने के लिए रचा गया था। अब झाओ हाई ये देखना चाहता था कि वे दोनों आगे क्या करेंगे। जल्द ही समूह पश्चिम वंडर किंग के शिविर के बाहर पहुंच गया। झाओ हाई ने पश्चिम वंडर किंग के शिविर में कुछ अलग देखा। तंबू एक दूसरे के बहुत करीब थे और सेना के आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। झाओ हाई को पिछली बार पश्चिम वंडर किंग के शिविर के अंदर का नजारा याद आया। क्या वह शिविर इससे अलग नहीं दिखता था? लेकिन वह तुरंत समझ गया कि वेस्ट वंडर किंग क्या करना चाहता है। वेस्ट वंडर किंग ने शर्मिंदा होकर वेल्स की ओर देखा और कहा, महाराज, कुछ दिन पहले आए हिमपात के कारण हमारे तंबू बहुत घने हो गए हैं। आपकी सेना के लिए वहां से गुजरना असंभव होगा, इसलिए मैं केवल अपने राजा की सेना से अनुरोध कर सकता हूं कि वे शिविर के ठीक बगल में विश्राम करें। वेल्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वेस्ट वंडर बहुत ही विनम्र है, इस पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले सेना को शिविर के बाहर आराम करने के लिए कहूंगा। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया और कोनी को बुलाया। उसने कोनी के कान में कुछ आदेश फुसफुसाए। कोनी ने सिर हिलाया और आदेश दिया, यहाँ आराम करो। हरक्यूलियन बुल घुड़सवार सेना वेल्स के निर्देशों को समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी वे रुक गए। इस समय वेल्स ने झाओ हाई की गाड़ी की ओर मुड़कर कहा, छोटे हाई, बड़े भाई के साथ पश्चिम वंडर किंग के शिविर में विश्राम करने चलो। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और गाड़ी का दरवाजा खोला। वह बाहर निकला और झुककर बोला, झाओ हाई ने पश्चिम के अद्भुत राजा से मुलाकात की है। झाओ हाई को देखकर पश्चिम के वंडर किंग का चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने पहले कभी झाओ हाई का रथ नहीं देखा था, खासकर उनका निजी रथ। जब उन्होंने रथ में राजा का युद्ध ध्वज लगा देखा तो उन्हें लगा कि मेंडेस या येल अंदर होंगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि झाओ हाई अंदर बैठे होंगे। अध्याय 308 ऐसा मूर्ख। झाओ हाई को मुस्कुराते देख पश्चिम आश्चर्य राजा अचंभित रह गया। झाओ हाई ने उन्हें सस्ते दामों पर भोजन दिया था, इसलिए झाओ हाई के प्रति उसकी राय बहुत गहरी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोगों में से झाओ हाई उसे यहाँ मिलेगा। वेस्ट वंडर किंग को तुरंत समझ आ गया कि वेल्स की बहनों को किसने बचाया था। उसने सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई इतना सक्षम होगा। हालांकि वह अपनी योजनाओं में इतना मग्न था कि वेस्ट वंडर किंग ने तुरंत कहा, ये तो श्रीमान झाओ निकले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रीमान को इतनी जल्दी देखूंगा। क्या श्रीमान ठीक है? झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राजकुमार ने मेरा अच्छे से ख्याल रखा है। इस समय वेल्स ने बीच में टोकते हुए कहा, वेस्ट वंडर, झाओ हाई हरक्यूलियन बुल्स के युवराज हैं। अगली बार आपको उन्हें महामहिम कहकर संबोधित करना चाहिए। पश्चिम के वंडर किंग का चेहरा बदल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई ही हरक्यूलियन बुल के युवराज होंगे। उन्होंने वेल्स की ओर देखा और उलझन में कहा, महाराज, आपने कहा कि श्री झाओ युवराज है। वेल्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, झाओ हाई मेरा सिर कलम करने की रक्त शपथ वाला भाई है। वह हरक्यूलियन बुल कबीले का युवराज क्यों नहीं हो सकता?
वेस्ट वंडर, क्या तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं हमेशा यहीं खड़ा रहूं? वेस्ट वंडर किंग ने माफी मांगते हुए सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में गहरे गुस्से का भाव था। वह वेल्स के अहंकारी रवैये से चिढ़ गया था। वेल्स और झाओ हाई 100 गार्डों के साथ वेस्ट वंडर किंग के शिविर में दाखिल हुए। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें वेस्ट वंडर किंग पर पूरा भरोसा था और उन्हें उस पर जरा भी शक नहीं था। वेल्स पहले भी वेस्ट वंडर किंग से मिल चुका था, उनके बीच अच्छे संबंध थे और वेल्स को उससे कोई शिकायत नहीं थी। इसलिए वेस्ट वंडर किंग की नजर में आज उसका शांत रवैया अजीब नहीं था। वेल्स को उससे सामान्य से अधिक सावधान नहीं रहना चाहिए था। उसे नहीं लगता था कि वेल्स और हरक्यूलियन बुल की नजरों में उसकी छवि पहले से ही खराब हो चुकी है। वेल्स पहले से ही वेस्ट वंडर किंग के खिलाफ कड़ी निगरानी रख रहा था। आज की उसकी कार्रवाई का मकसद सिर्फ वेस्ट वंडर किंग को अपना खेल जारी रखने के लिए उकसाना था। और वेल्स को झाओ हाई के साथ होने से जरा भी चिंता नहीं थी। झाओ हाई के अधीन मरे वो की संख्या लाखों में पहुंच चुकी थी, साथ ही उसके पास 9वें दर्जे का एक विशेषज्ञ भी था, तो भला उसे और क्या खतरा हो सकता था। जाहिर है वेस्ट वंडर किंग को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वह सोच रहा था कि उसकी योजना सफल हो गई है। उसने अपनी सेना को पीछे छोड़कर वेल्स को अपने तंबू में फंसा लिया था। इसका मतलब था कि वेल्स पहले ही उसके हाथों में आ चुका था। समूह जल्दी से वेस्ट वंडर किंग के तंबू में दाखिल हुआ। तंबू को भव्य ढंग से सजाया गया था, मेज हटा दी गई थी और उसकी जगह छोटी छोटी मेजें लगा दी गई थी। तंबू के बीचों बीच एक अंगीठी में मटन पक रहा था। छोटी मेजों के किनारों पर दूध वाली शराब भी रखी हुई थी और शराब परोसने के लिए विशेष रूप से फाइटिंग बुल की महिलाएं मौजूद थीं। वेस्ट वंडर किंग और समूह बैठ गए। फाइटिंग बुल की महिलाएं तुरंत उनके पास पहुंची और उन्हें शराब परोसी। शराब गर्म थी, जो मौजूदा मौसम के लिए बिल्कुल सही थी। पश्चिम के अजूबे के राजा ने अपना शराब का गिलास उठाया और वेल्स से कहा, मेरे राजा, आपके आगमन से पश्चिम का यह अजूबा प्रसन्न हुआ है। कृपया इस शराब का एक घूंट ले जो मैंने सौहार्दपूर्वक तैयार की है। वेल्स और झाओ हाई ने भी शराब के गिलास ऊपर उठाए और फिर उन्हें पूरा खाली कर दिया। वेस्ट वंडर किंग उन दोनों को शराब पीते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी और उसका ध्यान और भी तेज हो गया था। जैसे ही शराब झाओ हाई के पेट में पहुंची, अंतरिक्ष से एक संकेत सुनाई दिया। मेजबान के शरीर के अंदर विषैला पदार्थ पाया गया है। विष की तीव्रता कम है। सुझाव है कि मेजबान विश्रण के लिए स्थानिक जल पिए। झाओ हाई एक पल के लिए चौंक गया, फिर समझ गया कि पश्चिम के वंडर किंग ने शराब में जहर मिलाया था। झाओ हाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके पास अंतरिक्ष की शक्ति थी। ये कहा जा सकता है कि वह 100 तरह के जहरों से प्रतिरक्षित था। उसे जहर देना दिलचस्प बात है। उसने धीरे से शराब का गिलास नीचे रखा, फिर पश्चिम वंडर किंग की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, आज पश्चिम वंडर किंग को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने फलों की शराब की एक बोतल तैयार की थी। मैं राजकुमार से इसे चखने का अनुरोध करता हूँ। उसका हाथ घूमा और फलों की शराब की एक बोतल प्रकट हो गई। पश्चिम आश्चर्य के राजा को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, अच्छा, महाराज की शराब पश्चिम आश्चर्य को भी प्रसन्न करती है। इतना कहते ही एक लड़ाकू बैल महिला उन्हें शराब परोसने चली गई। वेस्ट वंडर किंग ने कुछ देर तक शराब की बोतल का निरीक्षण किया। ये देखकर कि बोतल पूरी तरह से सीलबंद थी और खुलने का कोई निशान नहीं था, उन्हें राहत मिली। पश्चिमी वंडर किंग का मानव व्यापारियों से लगातार संपर्क रहता था और वह उनकी शराब भी खूब पीता था, इसलिए वह एक नजर में बता सकता था कि बोतल के साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं। और अगर शराब खोली गई होती तो इसका मतलब होता कि बोतल में कुछ गड़बड़ है और वह उसे पीने की हिम्मत नहीं करता था। वेल्स को झाओ हाई की हरकतें समझ नहीं आई। उसने हैरानी से झाओ हाई की ओर देखा। वेल्स का चेहरा देखकर झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसकी नजर शराब के गिलास पर पड़ी। वेल्स तुरंत समझ गया और उसकी आंखों में पहले कभी न देखा गया गुस्सा भर आया। इस बोतल में झाओ हाई द्वारा डाला गया जीवन द्रव था। अब वह अंतरिक्ष का उपयोग करने में अधिक कुशल हो गया था। जब तक यह अंतरिक्ष की सीमा के भीतर था, वह बिना किसी छेड़छाड़ की चिंता किए किसी भी चीज पर जहर डाल सकता था। आखिरकार अंतरिक्ष स्वयं अंतरिक्ष दरारें पैदा कर सकता है, इसलिए जीवन द्रव का प्रयोग करना भी कारगर है। महिलाओं ने बोतल खोलने के बाद सबसे पहले वेल्स को, फिर झाओ हाई को और अंत में वेस्ट वंडर किंग को गिलास दिया। इसके बाद तीनों ने गिलास उठाकर पिया। वेल्स ने अपना वाइन का गिलास नीचे रखने के बाद वेस्ट वंडर किंग की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए देखा और कहा, वेस्ट वंडर, तुम हिचकिचा रहे हो या किसी बात का इंतजार कर रहे हो? हम यहाँ काफी देर से हैं, अब तुम अपनी चाल कब चलोगे? वेस्ट वंडर किंग ने हैरानी से देखा। उसका चेहरा बदल गया। उसने वेल्स की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मेरे राजा, आपका क्या मतलब है? वेल्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि मुझ जैसे इतने जवान ताकतवर बैल जैसे व्यक्ति को पूरी गाय प्रधान जाति का सरदार क्यों बनाया जाए? और मुझे यकीन है कि तुम पुराने शिविर से भागे हुए लड़ाकू बैलों से भी मिल चुके हो। तुम बस नाटक कर रहे हो, मुझे अपने तंबू में बुलाना चाहते हो और मेरी सेना को बाहर छोड़कर मेरी जान अपने हाथों में लेना चाहते हो। मैं तुम्हारे नाटक की पटकथा का पालन कर चुका हूं। मैं तुम्हारे तंबू में गया, मैंने तुम्हारे द्वारा तैयार की गई जहरीली शराब भी आज्ञाकारी रूप से पी ली, तो फिर तुम अब भी नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम किसी बात का इंतजार कर रहे हो? वेस्ट वंडर किंग ने वेल्स की बातें सुनी। उसे नहीं लगा था कि वेल्स उसकी योजनाओं का सही अनुमान लगा पाएगा। उसने वेल्स को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। वह वेल्स का चेहरा और नहीं देख सका। उसने वेल्स से उग्र स्वर में कहा, तुम ये सब जानते हुए भी मेरे पीछे आए? क्या तुम मूर्ख हो? इस बार वेल्स हंसा। तुम्हारे मन में अब भी ऐसे बेवकूफी भरे विचार क्यों है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना आत्मविश्वास के तुम्हारा अनुसरण करूंगा? अगर मुझे ये पक्का न होता कि यह शराब मेरे लिए खतरा नहीं है, तो क्या मैं इसे पीता? वेस्ट वंडर, लगता है मेरे पिता ने तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सोची थी। तुम तो बस एक मूर्ख हो। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी मदद के बावजूद भी तुम फाइटिंग बुल सरदार का सामना नहीं कर पाए और अंततः उसे हमारे शिविर पर हमला करने का मौका दे दिया। लेकिन फाइटिंग बुल सरदार का साथ देकर तुम सच में मूर्ख हो। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे पहले विद्रोह करने के बाद फाइटिंग बुल सरदार भूल जाएगा?
मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति अब तक कैसे जीवित है। वेस्ट वंडरकिंड ने वेल्स की ओर देखकर ताना मारा, तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता था, क्या तुम इसे विषमुक्त कर सकते हो? सच बताऊं तो ये वही जहर था जिससे तुम्हारे पिता की मौत हुई थी। हाँ हाँ हाँ। जब तुम्हारा पुराना शिविर वापस लिया गया तो किसी ने मुझे ढूंढकर यह खबर दी। यह उसकी योजना थी कि फाइटिंग बुल्स हरक्यूलियन बुल का सिंहासन छीन ले और अब तुम उसी के हाथों मारे जाओगे। वह हरक्यूलियन बुल्स का दुश्मन है। वेल्स की आंखों में ठंडी चमक आ गई। क्या उसने ऐसा किया? तो कृपया उसे बाहर आने दीजिए और मुझे उसका चेहरा देखने दीजिए। वेस्ट वंडरकिंड ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर बोमन को अंदर बुलाओ। उनकी आवाज सुनते ही बाहर से एक व्यक्ति अंदर आया। झाओ हाय और वेल्स ने उस व्यक्ति को देखा और सोचा कि वह जरूर कोई इंसान होगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह एक शुद्ध पशु मानव, एक शक्तिशाली बैल होगा। वेल्स को उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला खिलाड़ी एक ताकतवर बैल होगा। वह दंग रह गया और बॉमन को देखकर भ्रमित सा लग रहा था। वह इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त था कि उसने बॉमन को पहले कभी नहीं देखा था। वह नहीं जानता था कि वह कौन है। हालांकि बोमन एक शक्तिशाली बैल था, लेकिन उसका कद अन्य शक्तिशाली बैलों जितना लंबा नहीं था और न ही वह शारीरिक रूप से मजबूत दिखता था। उसने एक सफेद जादुई गाउन पहना हुआ था और एक सुसंस्कृत और सभ्य व्यक्ति के रूप में वह प्रकाश तत्व का जादूगर प्रतीत होता था। बोमन ने वेल्स की ओर देखा। वह हल्के से मुस्कुराया और झुककर बोला, बोमन ने सरदार वेल्स से मुलाकात की है, क्या सरदार वेल्स ठीक है? वेल्स ने बोमन की ओर हैरानी से देखा और पूछा, क्या तुम एक हरक्यूलियन बुल हो? बोमन मुस्कुराए और बोले, ये कहना उचित होगा कि मैं एक शक्तिशाली बैल जैसा अनाथ था जिसे एक इंसान ने गोद लिया था। दीप्तिमान चच ने मुझे सब कुछ दिया। मैं अपना पूरा जीवन दीप्तिमान ईश्वर को समर्पित करता हूँ। जैसे ही बोमन ने ये शब्द कहे, झाओ हाय ने खुद को सिर पर हाथ फेरने से रोक नहीं पाया और कहा, एक और दिमागी रूप से बहका हुआ बेवकूफ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसी योजना बनाएगा। बोमन ने झाओ हाय को घूरते हुए कहा, पापी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चच पर कलंक लगाने की? तुम्हें परमप्रधान ईश्वर द्वारा दंडित किया जाएगा। झाओ हाय हंसते हुए बोला, अरे सच में, तुम्हारा देवता मुझे सजा देगा। मानव लोक में तो वो ऐसा नहीं कर सकता था, अब जब मैं मैदान में हूं तो वो ऐसा कैसे करेगा? अच्छा हाँ, क्या तुम अपने दोस्तों से मिलना चाहते हो? झाओ हाय ने हाथ हिलाया। उसके बगल में दो लोग प्रकट हुए। उनमें से एक लिन से बेकर थी, जो सफेद वस्त्रधारी बिशप थी जिसे झाओ हाय ने अमर बना दिया था, जिसके पिता लाल वस्त्रधारी आर्क बिशप थे। दूसरा भी वैसा ही वस्त्र पहने हुए था लेकिन लाल रंग का। वह 9वें रैंक का विशेषज्ञ था जिसे झाओ वेन ने हराया था, रेडियंट चच का अग्नि तत्व का परम हथियार राइम। अध्याय 309, एक मूर्ख जो अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकता। बोमन ने स्वाभाविक रूप से राइम को पहचाना। वास्तव में लड़ाकू बैलों और हरक्यूलियन बैलों से संबंधित मामला पूरी तरह से इन दोनों का ही काम था। बोमन को यह भी पता था कि राइन पहले ही हार चुका है, लेकिन उसने राइन को इस हालत में देखने की उम्मीद नहीं की थी। इस बार राइन उसका साथी नहीं था, बल्कि एक पुनर्जीवित मरे हुए प्राणी के रूप में था। लिंडसे बेकर के बारे में बोमन को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन लिंडसे बेकर के वस्त्रों को देखकर वह समझ गया कि वह रेडियंट चच से है। बोमन को समझ नहीं आ रहा था कि झाओ हाय ने एक श्वेत जादूगर को मरे हुए प्राणी में कैसे बदल दिया। झाओ हाय ने बोमन का चेहरा देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। तुम दोनों मिस्टर बोमन को नमस्कार कहो। तुम दोनों कभी एक ही पक्ष में थे, लेकिन मुझे लगता है कि वह भी जल्द ही तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। तंबू में मौजूद सभी लोग झाओ हाय के शब्दों का अर्थ समझ गए। पश्चिम के वंडरकिंग को भी पता चला कि झाओ हाय अप्रत्याशित रूप से एक डार्क मैज था। झाओ हाय को एक डार्क मैज समझकर वेस्ट वंडरकिंग बेहद भयभीत और तनावग्रस्त हो गया। उसे लगा कि उसने एक डार्क मैजिशियन का पेपी लिया है। वेस्ट वंडरकिंग को लगा कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। राइन ने बोमन की आंखों में देखा और फिर शांत भाव से कहा, हेलो बोमन, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में रुकोगे। राइन एक श्रेष्ठ अनडेड था। अनडेड बनने और झाओ हाय के प्रति अटूट निष्ठा रखने के अलावा वह अपने स्वयं के विचार रखने में भी सक्षम था। बोमन आश्वस्त नहीं था। उसने राइन को अनदेखा किया और झाओ हाय की ओर मुड़ा। इस नाटक की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें सोचने की क्षमता नहीं है। तुम्हारे जैसे शैतान ने उसके दिमाग को नियंत्रित करके उसमें बुरे विचार पैदा किए हैं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। झाओ हाय मुस्कुराया और बोला, मैं उसके दिमाग पर काबू नहीं कर सकता। उसके अपने विचार हैं और उसे तुम्हारे और उसके बीच हुई हर बातचीत याद है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उससे पूछ लो। अगर उसे पहले से ही तुम्हारे अंडरवियर का रंग याद है तो अब भी उसे जरूर याद होगा। वेल्स अपनी हंसी नहीं रोक पाया। झाओ हाय ने बस मुस्कुराते हुए बोमन की ओर देखा और पूछा, क्या आप भी इस सज्जन को जानते हैं? उसने लिंडसे बेकर का जिक्र किया। बोमन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, कौन जानता है, शायद आपको बस एक सफेद चोगा मिल गया हो और आपने उसे किसी अनजान मरे हुए व्यक्ति पर रखकर बिशप होने का नाटक किया हो। झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। इनका नाम लिंडसे बेकर है। आपने शायद इनका नाम न सुना हो, लेकिन इनके पिता लुंडी बेकर का नाम जरूर सुना होगा, जो रेडियंट चर्च के आर्कबिशप हैं। ये लुंडी के बेटे लिंडसे बेकर हैं। बोमन एक पल के लिए रुका। बेशक वह लुंडी बेकर के बारे में जानता था। वास्तव में रेडियंट चर्च में ऐसा कोई नहीं था जिसने उसका नाम न सुना हो। पोप के अलावा वो सबसे प्रभावशाली लाल वस्त्रधारी बिशप था। अगर आप इस व्यक्ति को नहीं जानते तो आपको रेडियंट चर्च का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं थी। झाओ हाय ने बोमन के चेहरे के भाव देखे और हंसे बिना नहीं रह सका। तो क्या तुमने उसका नाम सुना है? महाद्वीप में लिंडसे मुझ पर हमला करना चाहता था, लेकिन मैं केवल माफी मांग सकता हूं क्योंकि वह असफल रहा, इसलिए वह ऐसा बन गया। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भगवान मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? छोड़ो, अब तुम जहर का इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, बहुत हास्यास्पद है। क्या तुम्हें लगता है कि एक शक्तिशाली बैल होने के नाते तुम अनाथ हो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हें अनाथ कहा? मुझे पूरा यकीन है कि रेडियंट चर्च ने तुम्हारा अपहरण किया है। क्या तुम्हें लगता है कि एक बीस्टमैन यूं ही रेडियंट चर्च के भीतरी घेरे में शामिल हो सकता है? बहुत मूर्ख हो तुम, स्पष्ट रूप से धर्म के प्रभाव में हो।
मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि तुम अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकते। वेल्स और वेस्ट वंडरकिन को यह नहीं पता था कि मानव क्षेत्र में झाओ हाई की वांछित स्थिति का संबंध रेडियंट चर्च से है, खासकर वेल्स को। झाओ हाई ने उसे केवल इतना बताया था कि मानव क्षेत्र में रहते हुए उसका नाम उजागर नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि उसने जो कहा वह सही था। हालांकि वेल्स और वेस्ट वंडरकिन को बीस्टमैन जाति के उच्च स्तरीय सदस्य नहीं माना जा सकता, फिर भी उन्हें मध्य स्तरीय सदस्य के रूप में वर्गीकृत करने में कोई समस्या नहीं थी। इसलिए उन्हें रेडियंट चर्च के मानवों पर प्रभाव के बारे में कुछ जानकारी थी। ये देखकर कि झाओ हाई ने लाल वस्त्रधारी आर्कबिशप के बेटे को मरे हुए में बदल दिया था, वे समझ गए कि वह मानव क्षेत्र में क्यों नहीं रह सकता था। झाओ हाई ने बोमन के लाल चेहरे को देखा। बोमन शर्मिंदा नहीं था, बल्कि क्रोधित था। जैसा कि झाओ हाई ने कहा था, उसका दिमाग इस हद तक धोया जा चुका था कि वह अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाता था, तो वह झाओ हाई की बातों पर कैसे विश्वास कर सकता था। उसके मन में झाओ हाई शैतान था, और एक शैतान स्वाभाविक रूप से तेजस्वी देवता के बारे में अच्छी बातें नहीं कहेगा। झाओ हाई ने बोमन की ओर देखते हुए कहा, लगता है कि जब मैंने कहा कि अच्छे और बुरे में फर्क नहीं किया जा सकता, तब भी तुम मेरी बात से सहमत नहीं हुए। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, जब रेडियंट चर्च ने तुम्हें हरक्यूलियन बुल कबीले से निपटने के लिए मैदान में भेजा था, तो तुमने हरक्यूलियन बुल्स को जरूर देखा होगा। और चूंकि उन्होंने तुम्हें तुरंत अपनी योजनाएं शुरू करने के लिए नहीं कहा, तो तुम जरूर हरक्यूलियन बुल्स के साथ रहे होगे और फिर धीरे धीरे अपनी योजनाएं बनाई होंगी। क्या तुमने देखा कि हरक्यूलियन बुल्स दूसरे गाय के सिर वाले जानवरों के साथ अन्याय करते थे? क्या तुमने देखा कि हरक्यूलियन बुल्स ऐसे कबीले थे जो किसी भी जाति का पूरी तरह से सफाया कर देते थे? भले ही रेडियंट चर्च ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया हो, फिर भी तुम्हारे अंदर सोचने समझने की कुछ क्षमता तो जरूर रही होगी। या तुम पूरी तरह से उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हो? झाओ हाई के शब्द किसी तेज धार वाले चाकू की तरह थे जो सीधे बोमन के दिल में चुभ गए। दरअसल बोमन काफी समय से मैदान में रह रहा था और रेडियंट चर्च के मैदान के प्रति नजरिए को लेकर उसके मन में कुछ संदेह भी पैदा हो गए थे। हालांकि वर्षों तक ब्रेन वॉश होने के कारण उसने बिना सवाल किए आदेश मानने की आदत डाल ली थी। इसलिए भले ही बीस्टमैन जाति वैसी नहीं थी जैसा उसने सुना था, फिर भी वह चर्च के आदेशों का सम्मान करता था। झाओ हाई की बातें सुनकर उसके मन में दबी शंकाएं जाग उठी, इसलिए वह और भी क्रोधित हो गया, झाओ हाई पर और खुद पर भी। चर्च की बातों पर संदेह करने के लिए वह खुद से घृणा करता था। वह चर्च की वजह से ही इस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन अब उसने दुश्मन की बात मानकर अपने मन में संदेह पैदा कर लिया था। उसे लगा कि उसने चर्च के साथ विश्वासघात किया है, इसीलिए वह इतना क्रोधित था। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से बदला नहीं ले सकता। उसका पालन पोषण मनुष्यों ने किया है, इसलिए वह आत्मा तकनीकों, युद्ध शक्ति या जादू का उपयोग नहीं कर सकता। इस मुठभेड़ में वह केवल विष का प्रयोग कर सकता है। इसलिए अभी वह झाओ हाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, वह केवल उसे विष दे सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके विष उस स्तर के नहीं है। झाओ हाई को इस बात की परवाह नहीं थी कि बोमन क्या सोच रहा है। उसने सोचा कि बोमन जैसा दिमागी रूप से गुमराह आदमी को व्यक्तिगत रूप से मारना उचित नहीं है, इसलिए उसने वेस्ट वंडरकिन की ओर मुड़कर कहा, वेस्ट वंडरकिन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा जहर मेरा और मेरे भाई का काम तमाम कर देगा? मैंने पहले तुम्हें जहर न देकर शिष्टाचार दिखाया था, अब तुम मेरे सामने जहर से खेल रहे हो। हास्यास्पद है। वेस्ट वंडरकिन ने झाओ हाई को ठंडे लहजे में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुमसे निपटने के लिए सिर्फ उसी पर भरोसा किया था? तुम मजाक कर रहे हो। वेल्स की दिलचस्पी कम नहीं हुई। उसने उत्सुकता भरे चेहरे से वेस्ट वंडरकिन की ओर देखा और पूछा, क्या आपके पास हमसे निपटने के और भी तरीके हैं? क्या आपने 9वें दर्जे के विशेषज्ञ को बुलाया है? लेकिन अगर आपने 9वें दर्जे के विशेषज्ञ को बुलाया है, तो आपको हमें जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप हमसे सीधे लड़ सकते हैं। वेस्ट वंडरकिन ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे साथ निपटने के लिए 9वें दर्जे के विशेषज्ञ का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हो। इतना कहकर उसने अपना शराब का गिलास जमीन पर फेंक दिया। झाओ हाई ने अपना सिर थपथपाते हुए कहा, कब तोड़ना, ये एक और घिसी-पिटी बात है। धिक्कार है। सारी घिसी-पिटी बातें एक साथ जुड़ गईं। इस समय तंबू के बाहर युद्ध की चीखें सुनाई दे रही थी। झाओ हाई ने पश्चिम वंडरकिन की ओर एक नजर डाली, फिर सिर हिलाकर हाथ हिलाया और तंबू में मरे हुए लड़ाकू सांडों की कतारें प्रकट हो गईं। देखते ही देखते उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि तंबू ढह गया। उनकी सुरक्षा में झाओ हाई और वेल्स, जो क्रमशः अपने घोड़े और रथ पर सवार थे, लगभग 10,000 मरे हुए घुड़सवारों की सुरक्षा में शिविर से भागने में सफल रहे। जब झाओ हाई ने मरे हुओं को छोड़ा, तो पश्चिम वंडरकिन भयभीत हो गया। उसने मानव डार्क मेजेस के बारे में तो सुना था, लेकिन इतने सारे मरे हुओं को नियंत्रित करने में सक्षम किसी डार्क मेज के बारे में नहीं सुना था। ये पैमाना बहुत ही भयावह था। जब वह हक्का बक्का रह गया, तो वेल्स और झाओ हाई तंबू से बाहर निकलकर शिविर के बाहर चले गए। उनकी सुनियोजित घात नाकाम रही, क्योंकि उन्हें मरे हुओं ने खदेड़ दिया। वेस्ट वंडरकिन वेल्स का पीछा करने के लिए कुछ सैनिकों को इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वेल्स शिविर से निकलने में कामयाब हो गया था। वेल्स को शिविर से निकलते देख वेस्ट वंडरकिन समझ गया कि उसका अंत निश्चित है। अपने शिविर की ताकत के साथ वेल्स की सेना का मुकाबला करना असंभव था। वह जानता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। हालांकि वेस्ट वंडरकिन स्वेच्छा से मरना नहीं चाहता था। वह कोई वीर चरित्र नहीं था। वह महत्वाकांक्षी था और किसी दूसरे के अधीन रहना नहीं चाहता था। वह फाइटिंग बुल सरदार को हीन समझता था, इसलिए उसने हरक्यूलियन बुल्स के साथ मिलकर फाइटिंग बुल सरदार के साथ विश्वासघात किया। लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति भी था जो जीवन की लालसा रखता था और मृत्यु से भयभीत होता था। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी शक्तिशाली व्यक्ति से लिपटा रहता था। अन्यथा हरक्यूलियन बुल्स की हार की खबर सुनते ही उसने सबसे पहले हरक्यूलियन बुल्स की दूसरी और तीसरी राजकुमारियों को गुलाम क्यों बना लिया। इस बार वेल्स से निपटने के लिए वह पूरी तरह से बोमन पर निर्भर था। उसने सफलता की संभावना पर विचार किया और अंततः सहमत हो गया। यह उसका आखिरी मौका था, इसलिए वह बेहद बेताब था। उसके मन में वर्तमान में गोप्रधान वंश में हरक्यूलियन बुल कबीले के अलावा उसी के पास सबसे अधिक शक्ति थी।
हरक्यूलियन बुल्स ने लड़ाकू बुल सरदार को पहले ही परास्त कर दिया था। यदि वह इस समय हरक्यूलियन बुल्स को भी परास्त कर ले तो वह पूरे गो प्रधान वंश का राजा बन सकता है। अपने इसी लालच के कारण उसने जोखिम उठाने का फैसला किया और वेल्स को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन उसने झाओ हाई के अस्तित्व का अनुमान नहीं लगाया, इसलिए उसकी विफलता निश्चित थी। केवल वेस्ट विंडर किंग ही नहीं, बोमन ने भी झाओ हाई के बारे में गलत अनुमान लगाया था। शुरुआत में जब बोमन अपनी योजना बना रहा था तब झाओ हाई मैदान में मौजूद नहीं था। झाओ हाई तब पहुंचा जब वे अपनी योजना पर काम शुरू कर चुके थे। वेल्स समय पर मुख्य शिविर में नहीं लौट सका, इसलिए उन्हें झाओ हाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जब वेल्स लौटा तब तक मुख्य शिविर हार चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह भाग रहा है और उन्होंने झाओ हाई पर दोबारा ध्यान नहीं दिया। अब जब उन्हें झाओ हाई के अस्तित्व के बारे में पता चल गया था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 310 मेरा अपना राज्य। जब झाओ हाई शिविर से बाहर निकला तो उसने तुरंत सभी मरे हुओं को वापस बुला लिया, क्योंकि उसे डर था कि सैनिक गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन बाहर झाओ हाई और वेल्स का इंतजार कोनी कर रहा था, इसलिए जब कोनी ने उन दोनों को आते देखा तो उसने तुरंत सैनिकों को साथ लेकर उनकी सुरक्षा शुरू कर दी। जैसे ही वेल्स शिविर में प्रवेश कर रहा था उसने कोनी को किसी भी समय उनकी सहायता के लिए तैयार रहने का निर्देश दे दिया था। इसलिए कोनी शिविर की स्थिति पर पूरा ध्यान दे रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने सैनिकों को वेस्ट वंडरकिंग द्वारा दी गई दूध की शराब पीने से भी मना कर दिया। उसका शराब न पीना सही था, क्योंकि पश्चिम के अद्भुत राजा द्वारा दी गई दूध की शराब भी जहरीली थी। अगर उनमें जहर था तो झाओ हाई को बाहर आने पर उन्हें विषमुक्त करना पड़ता। जाहिर है यह तभी संभव हो पाया क्योंकि झाओ हाई ने परोसे गए मटन सूप में जीवनदायी तरल पदार्थ मिला दिया था। इससे उनके शरीर को जहर से लड़ने की शक्ति मिली, अन्यथा वे झाओ हाई के बाहर आने तक इंतजार नहीं कर पाते और उससे पहले ही मारे जाते। कोनी द्वारा वेल्स को सुरक्षा प्रदान करने के बाद उन्होंने तुरंत हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़े, बल्कि अपनी पंक्तियों को ठीक से व्यवस्थित करने से पहले थोड़ा पीछे हट गए। झाओ हाई की गाड़ी भी सेना के बिल्कुल पीछे चली गई। वह जानता था कि भले ही वह अपने मरे हुए सैनिकों का इस्तेमाल करके शिविर को नष्ट कर सकता था, लेकिन वेल्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। वेल्स अपने मामलों को खुद निपटाना चाहता था, इसलिए झाओ हाई ने हमले में हिस्सा नहीं लिया बल्कि पीछे चला गया। वेस्ट वंडरकिंग के शिविर को ठंडी निगाहों से देखते हुए वेल्स चिल्लाया, मेरे कबीले के लोगों, वेस्ट वंडरकिंग, उस कृतघ्न कमीने ने आखिरकार हमें धोखा दिया और रेडियंट चर्च के साथ मिलकर मुझे जहा दिया। मेरे कबीले के लोगों, मैं घोषणा करता हूं कि आज से फाइटिंग बुल्स गुलाम बन जाएंगे, हमला करो। ये कहने के बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अन्य हरक्यूलियन बुल्स के साथ मिलकर युद्ध घोषणा की और वेस्ट वंडरकिंग के शिविर की ओर धावा बोल दिया। फाइटिंग बुल्स और हरक्यूलियन बुल्स के बीच पिछली लड़ाई में वे मुख्य शिविर के अंदर लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें अपने शिविर में होने वाली तबाही का काफी डर था। लेकिन अब स्थिति अलग थी, वे वेस्ट वंडरकिंग के शिविर में लड़ रहे थे, इसलिए अगर वे शिविर को नष्ट भी कर देते तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के शिविर की ओर बढ़ गए। मुख्य शिविर में वे हमला करने से पहले हिचकिचाते थे, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। इस बार झाओ हाई ने आखिरकार एक शक्तिशाली बैल के हमले का भयानक प्रभाव अनुभव किया। चाहे कोई व्यक्ति हो, गाड़ी हो या तंबू, जो भी उसके रास्ते में आता वह निश्चित रूप से उड़ जाता। उसकी टक्कर की शक्ति किसी टैंक से कम नहीं थी। झाओ हाई को जरा भी चिंता नहीं थी और वह चुपचाप पीछे से सब देख रहा था। इस बार वह लौरा और बाकी लोगों को अपने साथ नहीं लाया था। उसने अपना भूतिया डंडा मुख्य शिविर में ही छोड़ दिया था, ताकि वह तुरंत मुख्य शिविर में टेलीपोर्ट कर सके और लौरा भी उसके पास प्रकट हो सके। झाओ हाई जानता था कि इस साल प्रेरी में होने वाली यह उसकी आखिरी लड़ाई होगी। इस लड़ाई के बाद वह मानव क्षेत्रों में लौटकर रोसेन साम्राज्य की ओर बढ़ेगा। झाओ हाई को पूरा यकीन था कि वेस्ट वंडरकिंग हार जाएगा। वेस्ट वंडरकिंग की सैन्य शक्ति वेल्स से कहीं कम थी, उसकी व्यक्तिगत शक्ति भी वेल्स से कम थी, और अब जब वेल्स अपनी जीत के चरम पर था तो उसका मनोबल भी चरम पर था। लेकिन वेस्ट वंडरकिंग की सेना हरक्यूलियन बुल्स को देखकर भयभीत हो गई, जिससे दोनों पक्षों की युद्ध शक्ति में भारी असंतुलन आ गया। वेस्ट वंडरकिंग निस्संदेह हार जाएगा। झाओ हाई अब ये देखना चाहता था कि वेल्स पश्चिम वंडरकिंग के शिविर में आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। जब झाओ हाई प्रतीक्षा कर रहा था, अचानक पश्चिम वंडरकिंग के शिविर में एक बुलंद आवाज गूंजी, जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं घुटने टेक दे और उन्हें बख्श दिया जाएगा। जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं घुटने टेक दे और उन्हें बख्श दिया जाएगा। ये सुनकर झाओ हाई को राहत मिली। ये चीख सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी शक्तिशाली बैलों की थी। वेल्स उन निर्दोष लड़ाकू बैलों से निपटना नहीं चाहता था, इसलिए वे निश्चित रूप से आत्मसमर्पण कर देंगे। जैसा झाओ हाई ने सोचा था, ये साधारण लड़ाकू बैल शक्तिशाली बैलों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पश्चिम वंडरकिंग चाहे जो भी सोचे, उनके मन में यह बात थी कि शक्तिशाली बैलों ने पहले उनकी मदद की थी, इसलिए उन्हें दुश्मन नहीं समझना चाहिए था। जब हरक्यूलियन बुल्स पराजित हुए तो वेस्ट वंडरकिंग ने जो किया वह उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं था। कई लोग वेस्ट वंडरकिंग के विचारों से सहमत नहीं थे, और वे तो साधारण लड़ाकू बैल थे, इसलिए बड़ी संख्या में बैलों ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। वेस्ट वंडरकिंग भागना चाहता था, लेकिन असफल रहा और अंततः उस अराजक संघर्ष में मारा गया। बोमन पहले ही झाओ हाई के मरे हुओं के हाथों मारा जा चुका था। वह जादू, युद्ध शक्ति या आत्मा तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकता था, वह केवल जहर और साजिश रच सकता था। वह पूरी तरह से बेकार था। स्वाभाविक रूप से इस युद्ध में सबसे पहले उसी का गिरना तय था। दिन ढलते ही लड़ाई समाप्त हो गई। इस बार लड़ाकू सांडों की करारी हार हुई। मूल 5 लाख सैनिकों में से 1 लाख मारे गए, केवल 4 लाख ही बचे। इस लड़ाई में वेल्स ने लगभग 20,000 शक्तिशाली सांड खो दिए। अब ये कहा जा सकता है कि प्रेरी में अब और फाइटिंग बुल्स नहीं होंगे। उन्हें केवल हरक्यूलियन बुल के गुलाम कबीले के रूप में जाना जा सकता है। उन्हें एक स्वतंत्र कबीला कहना असंभव है। युद्ध समाप्त होने के बाद झाओ हाई और अन्य लोगों ने पश्चिम वंडरकिंग के तंबू